हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब डिटेक्टिव जो दूसरे डिटेक्टिव के साथ बात वगैरह कर रहा होता और दूर से जुनसियो भी उन सब लोगों को देख रहा होता और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं ये भी वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वैसे ही एक आजिन के पास आता है और उससे बोलता है कि जैसे ही आप ठीक होती हैं आपने स्टेटमेंट देने के लिए स्टेशन आना है। ये बात सुनकर वो सबसे पहले चुईजियोंग का उनसे पूछती है कि उसका क्या बना, तो वो बताता है कि अभी भी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया, पर वो बार बार यही कह रहा है कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था, पर अभी कुछ पता नहीं है कि उसे सजा क्या मिलती है और कितने टाइम के लिए मिलती है। पर आपके डैड के लिए हमें बुरा लगा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ वही वाला डिटेक्टिव कार में बैठते हुए दिखाया जाता है जो चुईजियोंग को बचाने के लिए बिक चुका था और उसे एक विटामिन का बॉक्स भी दे दिया जाता है एज अ रिश्वत, और वो बहुत मजे से उसे रख लेता है। ये सब कुछ ऊपर से खड़े होकर ये विंडो से देख रही होती है। जबकि हमें जुनसियो की मॉम दिखाई जाते हैं जो न्यूज देख रहे होते हैं और उन्होंने न्यूज से पता लगता है कि बेक की डेथ हो चुकी है, जो अपनी बेटी से उसके घर पर मिलने के लिए गया था और वहाँ पर उसे मार दिया गया। और वो पहले भी एक दफा जेल में जा चुका है, 2016 में जेल से उस टाइम पर रिलीज हुआ था। अब ये फौरन से कॉल करने लगती है पर उसका नंबर बंद जा रहा होता है क्योंकि वो इस न्यूज पे यकीन ही नहीं कर पा रही होती कि बेक की डेथ हो चुकी है। जबकि हमें वही डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो आजिन के घर पर जाता और घर को जाकर अच्छे से देखने लग जाता है कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो चुईजियोंग को बचा पाए। और सच में उसे कैप के कुछ छोटे छोटे से पीसेस फ्लश किए हुए मिल जाते हैं। अब वो उन्हीं को ब्रश से पकड़ता और रख लेता है एज अ एविडेंस। अब इससे पहले आजिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती वो बाहर ही आते तो उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और वो अरेस्ट होते हुए भी बस जुनसियो को ही देख रहा होता जो इसे देख रहा था और ये उसकी तरफ ही तो आ रही थी। चुईजियोंग जिसको आकर बताया जाता है कि एक और एविडेंस वहाँ से मिल चुका है तो इसलिए तुम बच सकते हो, पर वो बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ चुका था और उसे अंदर ही अंदर गिल्टी फील हो रहा होता है कि उसने शायद किसी को मार दिया। जबकि हमें हमारी सेकंड मेन लीड दिखाई जाती है जिसका नेम रीना होता और वो एक एक्ट्रेस होती है, इसलिए उसे बचाने के लिए एक झूठी कहानी सुनाने को उसके असिस्टेंट काम कर रही होती है। पर वो कहने लगती है कि डैशबोर्ड और सीसीटीवी कैमरे का क्या, वहाँ पर तो सारी वीडियो आ चुकी है ना कि मैंने क्या किया है। तो वो उसे समझाती है कि उस चीज को तुम छोड़ दो, वहाँ पर किसी ने भी तुम्हें ये करते हुए नहीं देखा तो इसका मतलब तुमने नहीं किया, बस तुम मेरे साथ चलो, जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी बस तुमने मेरे पीछे हाँ करते जाना है। ये कहकर उसको कार से बाहर निकालती है पर उसने ड्रिंक की हुई थी इसलिए उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। पर फिर भी वो उसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही होती है और आजिन दिखाई जाती है जिसको पुलिस स्टेशन डायरेक्ट हॉस्पिटल से लेकर आया जाता है और वो भी चुप करके जा रही होती है उनके साथ। सबसे पहले उसकी चीजें लेकर उसे जेल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और इधर रीना जिसकी स्टेटमेंट चल रही होती है और सारा का सारा इल्जाम उसके असिस्टेंट अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि मैं ही इस सारे काम के पीछे हूँ। तो वो उसे कहने लगता है कि अगर इस बात में थोड़ा सा भी झूठ हुआ तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कितना चार्ज किया जाएगा। तो वह कहती है कि जी मुझे पता है। वैसे डिटेक्टिव को एक कॉल आती है जो चीफ की कॉल होती है। चीफ की कॉल सुनते साथ ही वो चुप कर जाता है और रीना को भी पता होता है कि अब उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या मेरा ऑटोग्राफ लोगे, पर वो उसकी बात पर चुप करके उसे देख रहा होता है। अब रीना जैसे बाहर आती तो सभी उसके जो पुलिस स्टेशन के फैंस होते हैं वो खड़े होकर बस रीना को देखने का वेट कर रहे होते हैं और रीना उनसे हेलो करने के बाद जाने लगती है। अब रीना की असिस्टेंट जो उसके पीछे पीछे जा रही होती है पर वो वहाँ पर आजिन को भी देख लेती है और आजिन को देखने के बाद वहीं पर रुक जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही होती कि क्या ये वही लड़की है जिसको उन्होंने एक्ट्रेस बनने का बोला था। अब आजिन को भी उसके स्टेटमेंट सुनने के लिए ले जाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर पर ये कैप के पीसेस क्या कर रहे थे, तुमने तो बोला था कि तुमने ऐसी कोई कैप नहीं देखी। जब चुईजियोंग ने कहा कि उसने कैप वाले पर्सन को स्ट्राइकर समझकर मारा था। यहाँ देख के वो आजिन के मैसेजेस वगैरह भी उसके सामने कर देते हैं कि तुमने अपने डैड को खुद अपने घर पर बुलाया था 8 बजे, पर फिर चुईजियोंग को ये बोला कि तुम्हारी कोई चीज घर पर रह गई और तुम वो लेने के लिए जा रही हो। जबकि चुईजियोंग ने उसको एक बार मारा था, बट हमें रिपोर्ट से ये पता लगा है कि उसके सर पर बार बार मारा गया ताकि वो अच्छे से मर जाए। अब ये सब बातें सुनकर वो चुप कर जाती है और बस आंखों में आंसू होते हैं। फिर इनके क्वेश्चंस को इग्नोर करके उनसे पानी का कहती है तो ये भी जल्दी से पानी का बोलकर अपने लिए कॉफी का भी कह देता है। वो लड़की से देखने लग जाती है कि कॉफी, तो कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ लेकर आओ, तो वो चुप करके लेने चली जाती है। जबकि इधर जुनसियो दिखाया जाता है जिसका बटलर उन्हें ये कह रहा होता है कि हम उनके लिए सजा कम करवा सकते हैं, अच्छा लॉयर लिखवा सकते हैं। पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। पर वो उससे पूछता है कि आपका प्लान क्या है, पर वो प्लान तो नहीं बताता बट ये कहता है कि इस बारे में ग्रैंडपा को ना पता चले। अब वो भी अपनी जुबान बंद कर लेता है कि ठीक है इस बारे में कोई बात ग्रैंडपा को नहीं पता चलेगी। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ये चुप करके उसे जाते हुए देख रहा होता है। और यहाँ आजिन जो चुप करके पानी भी पी लेती है पर अभी भी उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि यहाँ पर उसके आंसर्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते थे। अब बहुत ही ज्यादा मासूम सा फेस बना के कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, क्या आप किसी लड़की को बुलवा दोगे। अब ये सुनकर वो फीमेल कांस्टेबल को लेने के लिए पहुंच आता और उसे लेकर आता और वो अपने साथ उसे लेकर चली जाती है वॉशरूम की तरफ। जबकि बाहर आकर वो उसे कहती है कि क्या आपने मेरे मोबाइल को चेक किया, एक बार प्लीज मेरे मोबाइल को चेक कर लेना। अब उसकी बात से वो उसकी रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगती है और रिकॉर्डिंग से इस डिटेक्टिव के बारे में काफी बातें उसे पता लगती है और ये बस एक हेल्प वाला फेस बनाकर कैमरास की तरफ ही देख रही होती है। जबकि इधर वही डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो अपनी ड्रिंक वगैरह करके जैसे ही वापस जाने लगता है तो उस पर छापा पड़ जाता और
और उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने कोई ऐसा काम किया, किसी से पैसे या कोई चीज ली, तो वो कहता है कि मैंने आज तक अपने करियर में कोई ऐसा काम नहीं किया। अब उसकी कार की हर एक चीज चेक की जाती है, जहाँ से उन्हें विटामिन का बॉक्स भी मिल जाता है। तो वो दिखाते हुए कहते हैं कि देख लो, तुम्हारी रिश्वत की चीज तुम्हारे सामने है। पर जब वो ओपन करते हैं तो उसके अंदर तो विटामिन का कुछ भी नहीं होता, बल्कि और चीज होती है। और कहने लगता है कि ये मेरी मॉम ने मुझे बना कर दिया था, अब क्या मॉम से लेकर भी मैं कोई चीज ना रखूं। तो ये बात सुनकर वो चुप करके उसका बॉक्स उसे वापस कर देते हैं और यहीं पर उनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई थी। उनके जाने के बाद कहने लगता है कि बाल बाल बच गया और दिखाया जाता है कि किस तरह उसने पहले से ही कुछ कन्वीनियंस स्टोर से इसी तरह की चीजें ले ली और उनको इस बॉक्स में रख दिया, जबकि अपने विटामिन की चीजें छुपा ली कहीं और। अब डिटेक्टिव फिर से इसके पास क्वेश्चनिंग के लिए पहुंचाता, कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, देखो मैं बच गया, तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। जबकि हमें जुनसियो दिखाया जाता है जो अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है, बहुत मजे से खा रहा था, जबकि उसकी मॉम परेशान होती है। पर वो अपनी मॉम की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ, पहले भी कुछ दिनों के लिए गया था और अभी भी मुझे जाना होगा। तो वो पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बता कर तो जाओ। तो कहता है कि हर बात बताने वाली थोड़ी होती है, जहाँ भी जाऊँ बस मैंने बता दिया ना कि मैं कुछ दिन नहीं आऊंगा। और उसकी मॉम उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है बेग का मर्डर कर दिया गया है। ये बात सुनकर वो जरा भी हैरान नहीं होता, कहता है कि अच्छा। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें ये बात पता थी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता थी। तो कहती है कि हर टाइम तो तुम अर्जुन के साथ नहीं होते, उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाते। तो कहता है कि नहीं, आपको ही ऐसा लगता है, मेरा अर्जुन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहकर तो उसने अपनी मॉम को ही चुप करवा दिया था। अब वही लड़की पुलिस स्टेशन में अर्जुन से मिलने के लिए आती है और उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मान लेती हो। तो वह कहती है कि ऐसे तो तुम बेवजह हेल्प नहीं करोगी, बल्कि हमेशा आपको एहसानों का बदला चुकाना पड़ता है और मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी हेल्प ले पाऊंगी। और उन्हें भी तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता लग रहा ना, इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या करें। तो वो पूछती है कि तुम उनसे क्या बोल रही हो। तो वो बताती है कि मैं बस ये कहती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। तो वो उससे बोलती है कि तुम्हें हेल्प ले लेनी चाहिए, अगर ये बात प्रोसिक्यूटर आगे तक गई तो बहुत बुरा तुम फंस सकती हो, इससे पहले तुम्हें अपने आप को इससे छुड़वा लेना चाहिए। मुझे पता है कि अभी तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो तुम्हें टाइम देती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जा चुकी थी, जबकि डिटेक्टिव जो अभी भी इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने पर लगा होता और आजिन के कुलीग के पास ही पहुंचा आता और उससे जाकर पूछने लगता है कि आजिन के पीछे कोई स्ट्राइकर लगा हुआ था। तो वो बताता है कि हाँ लगा हुआ था और चुईजियोंग भी इसी चीज को लेकर परेशान था। मैंने एक दफा आजिन के पीछे उसको कन्वीनियंस स्टोर में भी देखा था और उसने कैप पहनी हुई थी। अब वो सेम वही बात बता रहा होता है जो चुईजियोंग ने भी बोली थी। यहाँ तक कि वो कन्वीनियंस स्टोर वाली फुटेज देखने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी उस पर्सन का फेस उन्हें ठीक से नहीं नजर आ रहा होता, बस कैप ही नजर आती है और इससे नहीं पता लगता कि वो स्ट्राइकर और आजिन के डैड सेम थे या डिफरेंट लोग थे। यहाँ आजिन तो जेल में होती है। जुनसियो भी पहुंच जाता और अपना बयान खुद रिकॉर्ड करवाने लगता है कि वो पर्सन आजिन को बहुत ही ज्यादा मारता था और उसी को मारने की वजह से मैं जेल में पहुंचा था। तो उससे पूछा जाता है कि जेल से निकलने के बाद तुम कहाँ पर गए थे। तो वो बताता है कि जेल से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट बेक सियोंगियो से मिलने के लिए उसके मोटल गया था जहाँ पर वो रहता है, पर वो वहाँ पर मुझे नहीं मिला और उसके बाद मैं आजिन के घर की तरफ निकला और वहाँ पर जैसे वो मुझे मरी हुई हालत में मिला तो अच्छे से मारने के लिए मैंने भी उसे पकड़ कर बैट मारना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अच्छे से मर जाए और आजिन को आज के बाद कभी भी हाथ ना लगाए। अब उसकी बातों के बाद वो सबसे पहले मॉडल में पहुंचते हैं। वहाँ पर इसकी पिक दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये लड़का बेग से मिलने के लिए आया था। तो बताया जाता है कि हाँ आया तो था, पर उस टाइम पर बेग यहाँ पर नहीं था। तो उससे पूछा जाता है कि किस टाइम पर वो आया था, कोई टाइम याद है। पर उसे टाइम नहीं याद होता। कहता है कि जैसे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब उसने ये भी कहा था कि वो वहाँ पर उसे मारने के लिए ही गया था, यहाँ तक कि उसके लिए स्लीपिंग पिल्स भी लेकर गया था ताकि ड्रिंक में मिलाकर उसे मार सकूं, पर वो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए मैं वहीं पर वो मेडिसिन छोड़ भी आया था। आप जाकर देख सकते हो। और उन्हें सच में वो वहाँ पर मिल भी गई थी। अब आजिन को छोड़ दिया गया था और उसे बताया जाता है कि जिसने उसको मारा था वो खुद आ गया और उसका नेम जुनसियो है। जुनसियो का नाम सुनकर तो ये वहीं पर चुप कर जाती है। उसे सच में नहीं पता था कि जुनसियो उस टाइम पर वहाँ पर था। अब हमें ये तो दिखाया गया था कि आजिन ने हिम्मत करके उठकर उस कैप को पकड़कर कट करके फ्लश तो कर दिया था, बट आगे नहीं दिखाया गया था कि उसने मारा था या नहीं मारा था। पर यहाँ पर असल में जुनसियो आ गया था। जुनसियो ने आकर देखा कि वो बिल्कुल बेहोश हुई है और उसके डैड अभी तक जिंदा है, इसलिए उसने सबसे पहले सोचा कि वो कैप देखे, क्योंकि उस टाइम पर स्ट्राइकर की कैप इसलिए उतार ली थी। तो वही कैप तो उसने अपने डैड को पहनाई होगी, इसलिए वो ढूंढते ढूंढते फ्लश तक गया और वहाँ पर जाकर उस कैप को निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लिया ताकि कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ ना बचे। और हर चीज वो खुद पर लेना चाहता था, इसलिए आते साल सबसे पहले बेड पर से उसके निशान हटा देता। हर किसी के निशान हटाने के बाद उसे अच्छे से मारने लगता है ताकि वो मर जाए और फिर उसके मॉडल की तरफ जाता है। वहाँ पर जाकर वो मेडिसिन लेकर खरीद कर रख देता है। मींस उसने आजिन के लिए एक पर्सन को भी मार दिया था। अब इसी तरह प्लान के मुताबिक हर चीज हो गई थी, पर वैसे मोटर वाले पर्सन को याद आ जाते है कि उसी टाइम पर मेरी वॉच नीचे गिरी थी और वो बंद हो गई थी और अब उठाने पर उस पर 1 के बाद का टाइम होता है। मतलब वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके के बाद बता देता और 1 के बाद वाला टाइम तब बनता है जब बेक उससे पहले मर चुका था, मतलब वो मारने के बाद वहाँ पर गया था। वो यही बात आकर जुनसियो के सामने रखता है, पर जुनसियो बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कहने लगता है कि आजिन ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया मैंने किया है। वो सारा का सारा इल्जाम खुद पर ले रहा होता है और आजिन को बेकसूर कह रहा होता है। यहाँ तक कि वो तो उस डिटेक्टिव को मारने लग जाता है, इसी वजह से उसे पकड़ कर ले जाया जाता है। अब आजिन जेल से बाहर तो आ चुकी थी, पर सबसे पहले उससे आकर वही लेडी मिलती है जो इंटरटेनमेंट एजेंसी की CEO होती है और वो उसे अभी भी यही कह रही होती है कि तुम मेरे साथ काम करो, पर मेरे काम में एक शर्त होगी, तुम्हें जुनसियों के साथ हर एक ताल्लुक को तोड़ना होगा। अगर तुम जुनसियों के साथ रहती हो तो तुम्हारा पास्ट उससे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। एक दफा अगर तुम फेमस हो गई तो लोग तुम्हारे पास में घुसने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा पास्ट ऐसा है जो तुम खुद भी नहीं सुनना चाहती, तो इसलिए तुम्हें जुनसियों को छोड़ना होगा। तो वो उसकी बात से कहती है कि पहले से ही मैंने सोच लिया था कि मैं जुनसियों को छोड़ दूंगी। अब इसी के साथ ही आजिन का जो रिकॉर्ड होता है वो भी एक लॉकर में रख लिया जाता है ताकि किसी के हाथ में उसका कोई रिकॉर्ड ना आए। और खुद आजिन पहले से ही जुनसियों के घर पर बैठी होती है क्योंकि उसे पता था कि जुनसियों को छोड़ दिया जाएगा। जैसे जुनसियों घर आता है तो इसे देखकर कहने लगता है कि तुमने अपने प्लान के थ्रू से काम करवाया ना, उसको तो समझने का मौका ही नहीं मिला होगा और तुम्हारी वजह से उसने उसको मार दिया। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, जाकर चुईजियोंग को ये बात बता दो, मैं उसका वो फेस देखना चाहती हूँ जिससे उसे पता लगेगा कि मैंने बस उसका यूज किया था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता भी है जो तुमने कुछ किया है वो माफ करने के काबिल नहीं है। पर वो उसे कहती है कि तुम बस मेरे कामों से दूर रहो, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुक कर रहना चाहती, मेरी बचपन से लेकर कभी भी लाइफ अच्छी नहीं गुजरी। तो वो कहता है कि आगे क्या तुम्हारी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी, तुम अकेली होगी, तब तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि कुछ भी करूँ बस तुम ना आओ। पर वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अपने साथ रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं हर तुम्हारी पनिशमेंट को अपने ऊपर साथ में लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कहीं पर भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ कैसे गुजरी, अगर तुम मेरी लाइफ गुजार पाते तो तुम्हें पता होता। मैं अपनी लाइफ के उस मकाम तक जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी मेरे बराबर या मेरे सामने आकर खड़े होने के काबिल ना हो, इसलिए जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। तो वह कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो। तो कहती है कि ये मेरा लास्ट गुड बाय था, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो काफी उसको रोकता है पर वो रुकने का नाम ही नहीं जब लेते, तो ये भी चुप करके बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब इसकी एक्टिंग वाली लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी, एक्ट्रेस बन चुकी थी और एक्टिंग की दुनिया में आने के बाद हर जगह पर बस इसके पोस्टर और पिक्स और वीडियोस होती हैं, जबकि हमें चुईजियोंग दिखाया जाता है जो जेल में अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 13 नवंबर को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमें सबसे पहले हमारा न्यू एक्टर इंकांग दिखाया जाता है जो सबसे पहले सबके सामने कार से निकलता है रेड कार्पेट के लिए और उसके पीछे से कार से आजिन निकलती है। अब ये आजिन का हाथ वहीं पर छोड़कर खुद ही अपना अकेले ही रेड कार्पेट पे जा रहा होता है, सभी फैंस को स्माइल कर करके दिखा रहा था और आजिन पीछे अकेली जा रही होती है जहाँ पर आजिन के भी फैंस होते हैं। पर अभी आजिन उतनी फेमस नहीं होती क्योंकि अभी तक वो मेन लीड तक नहीं पहुंची थी। वैसे ही वो सबके सामने रेड कार्पेट पर गिरने वाली होती है, अपनी फ्रॉक की वजह से उसका पाँव अपनी फ्रॉक में अटक जाता है। पहले तो वो अपनी फ्रॉक को अपने शूज के नीचे से निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर जब नहीं निकल रहा होता ये फिर भी अपने फ्रेंड्स को स्माइल करके ही देख रही होती है। वैसे इंकांग ये जैसे ही देखता है तो फौरन से पलटकर इसकी तरफ आ जाता है और इसके सामने अपना हाथ करता है कि तुम मेरे हाथ का सहारा लेकर चल सकती हो। ये भी उसे स्माइल करके देखने लगती है, यहाँ तक कि उसका हाथ अपने बाजू में लेकर रेड कार्पेट से लेकर जा रहा होता है। यहाँ तक कि इनका इंटरव्यू भी साथ में हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे भी लग रहे होते हैं। दोनों से उनके बारे में पूछा जा रहा होता है। इंकांग अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और फिर आजिन की बारी आती है। आजिन से कहा जाता है कि आप लगता है लीना और इंकांग के काफी क्लोज लगते हैं क्योंकि इंकांग और लीना कपल होते हैं। तो ये भी यहाँ पर बोल देती है कि लीना और हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे इंकांग के साथ आने पर माइंड करेगी। जबकि आजिन का इंटरव्यू चल ही रहा होता और इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर होता और इन्हीं लोगों का इंटरव्यू चल रहा होता। अब ये भी इंटरव्यू को खड़े होकर सुनने लगता है क्योंकि इसे आजिन नजर आ चुकी थी। और वैसे हमें जायो भी दिखाया जाता है जो जेल से बाहर आ चुका था और वो भी आजिन को देखकर खुश हो रहा होता है, उसे भी उसका इस तरह फेमस होना अच्छा लग रहा था। और हमें लीना दिखाई जाती है जो खुद ही इंकांग के घर पर आ जाती है और उसके घर पर आकर यहाँ तक की रेस्ट भी कर रही होती है। जैसे इंकांग आता है तो उसे देखकर फौरन से खड़ी हो जाती है, पूछे लगती है कि क्यों तुम्हें क्या यहाँ पर मेरा आना बुरा लगा, मैंने क्या तुम्हें उठा दिया, मैं असल में तुम्हारे साथ ही ड्रिंक करना चाहती थी। पर इंकांग के बिहेवियर से साफ पता लग रहा होता है कि उसको इसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ये खुद ही उसके साथ बहुत ही ज्यादा चिपक रही होती है। पर इंकांग ने साफ लफ्जों में उससे बोल दिया था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, पर फिर भी वो ब्रेकअप न करना नहीं चाहती थी, इसी वजह से इंकांग के पास आई होती है। उसे कहता है कि मैंने बस तुम्हें थोड़ा टाइम दिया था पर फिर भी मुझे तुमसे ब्रेकअप ही करना है। तो वो कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर उसके आंसू से इंकांग को जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो उससे ये तक भी बोल देते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ सैनिटाइज करवा देती हूँ क्योंकि इन हाथों में आजिन के हाथ आए थे। पर वो बताता है कि मुझे ये करने को बोला गया था कि मुझे आजिन का ख्याल रखना है और मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। ये कहकर जब वो जाने लगता है तो ये पीछे से हक करके उसे रोक लेती है कि प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि रो रही होती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो उसको जाते देख कहती है कि तुम दिखा रहे हो कि तुमने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, पर फिर भी गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स और मैं जा रही हूँ। ये
कहकर वहाँ से चली जाती है। जबकि आजिन दिखाई जाती जो बारिश में भागी भागी कार के पास आती और लीना को हेल्प करने का बोल रही होती है। और वैसे पता लगता है कि असल में ये तो इनकी शूटिंग चल रही थी। लीना कार से बाहर निकल के कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दे रही, मैं कितना टाइम यहाँ पर बैठकर टेक देती रहूं। तो यहाँ पर आजिन की एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा दिखा रही होती और बार बार करने को बोल रही होती। आजिन को पानी के अंदर बार बार भीगना पड़ रहा होता है इस सीन के लिए, पर फिर भी लीना एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। यहाँ तक कि रात हो जाती है, कहने लगती है कि मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए ये बोलकर वहाँ से रेस्ट करने को चली जाती है। जबकि डायरेक्टर जो आजिन के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा टफ टाइम दे रही हो, तो तुम्हें उससे जाकर जो भी मामला है वो सेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीन आज शूट ना हुआ तो तुम्हें पता है कि हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये डायरेक्टर की बात सुनकर उनसे सॉरी करती है। जबकि लीना जो अपनी कार की तरफ जाते हुए कहती है कि उसके और मुझ में बिल्कुल जीरो केमिस्ट्री है, पर फिर भी पता नहीं हम दोनों को इकट्ठा क्यों रखा हुआ है। और जो उसके साथ लड़की होती है वो चुप करके बस उसे देख रही होती है कि वो क्या हरकतें कर रही है। जबकि हमारी सीईओ दिखाई जाती है जो आज इनके बारे में सब कुछ पढ़ रही होती है। और वैसे ही इंकांग आ जाता है, इंकांग को देखते ही खुश हो जाती है कि तुम आ गए और थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, आजिन के साथ जाने के लिए। वो तो इनसे आकर गले भी नहीं मिलता, बल्कि डायरेक्ट अपनी बात करता है कि मैंने एक बात आपकी मानी, अब आपको मेरी बात माननी होगी, अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। तो वह कहती है कि कैसी बात? तो वह कहते हैं कि मेरा और लीना का ब्रेकअप हो चुका और मैं ये सब कुछ पब्लिक करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एज अ मॉडल जो रियल कपल होते हैं वो जाते हैं, पर हम दोनों अब रियल कपल नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता और जो भी पैसों का नुकसान होगा वो मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हम दोनों अब कपल नहीं रहे। बट वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा टाइम वेट करना होगा। पर वो कहता है कि नहीं अब मैं कोई बात नहीं मानने वाला, मैंने आपकी बहुत बातें मान ली हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर सीईओ से रोक कर कहती है कि आज नेक्स्ट वीक जो शूट करने वाली है तुम वहाँ पर उसकी थोड़ी हेल्प कर देना क्योंकि वो न्यू है। तो ये उनकी बात पर ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वैसी लीना के साथ वाली उसकी मैनेजर इन्हें कॉल करके बता देती है कि लीना यहाँ पर क्या हरकतें कर रही है। ये सुनते साथ ही वो लीना से मिलने के लिए पहुँच जाती है, यहाँ तक कि उसके साथ जाकर कार में बैठ जाती है और ये सब कुछ आजिन देख रही होती है। वो लीना को बस अंदर जाकर एक ही बात कहती है कि दुनिया के सामने तुम्हारा सर सामने आ गया कि तुम किस तरह यहाँ तक पहुँची हो, तो फिर तुम देख लेना कि क्या होगा तुम्हारे साथ। ये वाली धमकी देकर वो लीना को वहाँ से जाने लगती है, पर लीना तो उनके पीछे ही निकल कर भागने लगती है। और वैसे आजिन की मैनेजर भी उसके पास उसकी कॉफी लेकर आ जाती है। वो कॉफी तो पीने लगती है पर पूछने लगती है कि ये लीना सीईओ के साथ इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, इन दोनों का आपस में क्या है। तो वो कहती है कि सीईओ किसी से कम तो नहीं है ना, उन्हें तो ऐसी रूड एक्ट्रेस के साथ कैसे रहना ये सब आता है, वो हमेशा ऐसी एक्ट्रेस से एक कदम आगे रहती हैं। ये कहकर वो कार में बैठ जाती थी। उसे पूछे लगती है कि एक कदम आगे क्या मतलब। तो वो बताती है कि मुझे ये पता लगा था कि हर एक्ट्रेस को रखने से पहले उनकी कोई ना कोई ऐसी बात सीईओ को पता होती है जिसके थ्रू वो अपने काम उनसे करवाती रहती है और वो उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती। अब ये बात सुनने के बाद तो वो बिल्कुल चुप कर जाती है और बस बाहर की तरफ लीना को देख रही होती है। और वैसे आजिन दिखाई जाती है जो एक इवेंट के लिए रेडी हो रही होती है और वहीं पर लीना भी आती है। लीना उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी और मेरी चीज हमेशा सेम क्यों होती है, ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पैकेज में आए हैं। ये कहकर वो अपना मेकअप करवाने के लिए बैठ जाती है और वहाँ पर जो लड़कियां होती उन्हें कह देती है कि हमें 5 मिनट अकेले छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनती वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लीना उसे कहने लगती है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी, वो रेड कार्पेट वाली बात कर रही होती है। तो वह कहती है कि मेरे पास कोई ऐसी रीजन नहीं थी ना करने की और ना ही कोई ऑप्शन था। तो वह कहती है कि तुम्हारे पास ऑप्शन भी होता तो क्या तुम ना करती। तो वह कहती है कि नहीं कभी भी नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ जो ना करती। ये बात उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही होती है। पर फिर वो उसकी बात करने लगती है कि तुम्हें मुझ पर गौर करने से ज्यादा अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए कि अब तुम्हें क्या गलती नहीं करनी। इन्हीं बातों में वो उसको वो अपना टाइम याद करवा गई थी जिसमें उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था और वहीं पर तो आजिन बैठी हुई थी, पर इसने उस टाइम पर आजिन को नहीं देखा था, इसलिए इसे आजिन के बारे में कुछ नहीं पता होता। और आजिन भी ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब जहाँ जिस बिल्डिंग में आजिन आई हुई थी वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो एक डिलीवरी बॉय इसी लिफ्ट की तरफ आता है और आजिन को देखकर लिफ्ट के अंदर नहीं आता बल्कि वहीं पर जैसे शॉक होकर रुक गया था। आजिन उसे देखती तो है बट इग्नोर करके मोबाइल यूज करने लगती। अब ये भी लिफ्ट बंद होने से पहले लिफ्ट को रोक कर अंदर आ जाता और इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। आजिन को जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो लास्ट फ्लोर के आते ही लिफ्ट से बाहर निकल जाती और ये भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, पर आजिन से बात करने का उसे मौका नहीं मिलता क्योंकि आजिन अपनी मैनेजर के साथ वहाँ से चली जाती है कार में। और आजिन के वहाँ से जाने के बाद जब ये अपना हेलमेट उतारता तो पता लगता है कि वो जायो होता है जिसको अपनी बाइक पर बैठकर आजिन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह वो एक दूसरे के क्लोज थे, यहाँ तक कि उसने उसको हक भी किया था और उसके बाद किस तरह उसके फेस पर हाथ रख के उसी के क्लोज थी। ये सारा टाइम याद करके बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और भी खुद से कहने लगता है कि क्या मैं उसको इतना याद कर रहा हूँ, जबकि आजिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। आजिन जो अपनी मैनेजर से कहने लगती है कि तुम मुझसे पहले उसकी मैनेजर थी ना लीना की, और लीना तुम्हें हेट करती है। तो वह कहती है कि हाँ। तो कहती है कि मुझे पता है हेट करवाना कैसा होता है क्योंकि उसे मैं भी बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। आइंदा से वो तुम्हें कुछ भी कहे तो मुझे बता देना, मैं बाकी सारी चीजें संभाल लूंगी। ये सुनकर वो कहती है कि क्या सच में। ये कहकर वो बाहर देखने लगती है जहाँ पर जुनसियो के पोस्टर लगे होते और इससे हमें पता लगता है कि वो बहुत ही अच्छा राइटर बन चुका था, उसने काफी बुक
बुक्स लिखी थी और उसकी बुक ट्रेंडिंग में भी जा रही होती है। यहाँ तक कि वो सिग्नेचर इवेंट रखता है तो बहुत सी उसकी फैंस बुक पर सिग्नेचर करवाने के लिए भी आती हैं। अब वो ऑथर तो बन चुका था, घर की तरफ जब जा रहा होता है तो दूसरी तरफ हमें उसके ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो उसकी मॉम को घर पर आने से मना कर रहे होते हैं कि तुम्हारा हमारे से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो कहती है कि क्या आपको लगता है कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं यहाँ कभी आती। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और अपने असिस्टेंट से बोल देते हैं कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। जैसे असिस्टेंट उन्हें पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर जा रहा होता है, वैसे दूसरी साइड से जुनसियो आ जाता है जो अपनी काफी ज्यादा बुक्स का स्टॉक लेकर आता है और लाकर ग्रैंडपा के सामने रखकर पूछता है कि ये कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अपनी मॉम की बात छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी बुक्स बहुत ही ज्यादा कम है, जितने मैंने लोगों को बुक देनी है ये उसके हिसाब से उतनी नहीं है, तुम अगली बार अपना पूरा बंडल लेकर आना। ये अपने ग्रैंडपा की बात पर चुप कर जाता है। जबकि हमें जायो दिखाया जाता है जो अपनी आंट से मिलने के लिए आता है उन्हें पैसे देने के लिए, पर उसकी आंट जो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है इस बात पर कि मैंने तुम्हें अकाउंट नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर दिया करो, घर पर मत देने के लिए आया करो। तो वह कहते हैं कि क्यों? तो वो बताती है कि तुम्हारे अंकल को अगर पता लग गया कि तुम यहाँ पर आते हो तो उन्होंने मेरी भी शामत ले आनी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को पता लगे कि वो एक मर्डर का भाई है जिसने अपने ही डैड को मार दिया, इसलिए उसकी खातिर ना आया करो। अब आंट को इस तरह देखकर वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, मैं आपकी बात समझ गया और अकाउंट में आपसे ट्रांसफर कर दिया करूंगा। पर आंट ये सब कहने के बाद किचन चली जाती है। वहाँ पर राइस दौड़ी होती है तो ये उनके पीछे आकर कहने लगता है कि आपने जो बातें मुझे कही है उन पर अब मेरे जाने के बाद रोने न लग जाना। आपने कुछ भी मुझे हर्ट करने के लिए नहीं बोला बल्कि मुझे समझाने के लिए कहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और उसके जाते ही सच में आंट फूट फूट कर रोने लग जाती क्योंकि उन्हें ये सब कहना अच्छा नहीं लगता था, पर मजबूर हो जाती हैं ये सब कहने पर। अब जैसे वो बाहर घर से निकलता तो सामने से उसका छोटा भाई आ रहा होता जो बहुत बड़ा हो चुका था। उसको देखते साथ ही ये दूसरी तरफ चला जाता है खुद को छुपाने के लिए, और जब वो घर में ऊपर जा रहा होता है तो उसे जाते हुए देख रहा होता है और उसे देखने के बाद अब इसे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि वो भी अपने भाई से मिलना चाहता था। और इधर हमें जायो दिखाया जाता है जिसने अपने काम के लिए एक लड़की को यहीं पर मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पर वो आना चाहता था। जैसे वो अपना काम लेकर जाने लगती है तो ये भी वहाँ से उठकर चला जाता है और पीछे से इसकी मॉम इसका पीछा कर रही होती है। अब जहाँ पर आजिन की शूटिंग हो रही होती है ये वहीं पर जाकर आजिन को देखने लगता है और ये जिस तरह आजिन को देख रहा होता है आजिन भी इसे देखने के बाद इसी की तरफ देखती रह जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये चीज लीना भी नोट कर लेती है और वैसे ही जायो की मॉम वहाँ पर आकर उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगती है और कह रही होती है कि अभी भी आजिन के पीछे पीछे तुम फिर रहे हो जबकि आजिन ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये बात लीना भी सुन रही है कि उसका और आजिन का कोई ना कोई तो रिलेशनशिप है। अब ये बाहर आकर अपनी मॉम से कहता है कि हाँ आपका मुझे देखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैंने आपसे एक बात कही थी कि आजिन से जाकर सॉरी कर लें आपने जो कुछ भी उसके साथ किया है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं उसके साथ किया, तो हाँ मैं आपका सामना नहीं कर सकता। ये कहकर साफ अपनी मॉम को वहाँ से चला जाता है जबकि लीना जो इसके ही पोस्टर को देख रही होती है और अपने पर्सन से कह देती है कि मैं इसके साथ एक लाइव शो करना चाहती हूँ, उसको कोई भी नाम दे देना, बस मैंने इस ऑथर से मिलना है। अब वो भी चुप करके इसकी बात मान लेता है क्योंकि ऑर्गेनाइज करना उसका काम होता था। और वैसे ही आजिन की मॉम दिखाई जाती है जो आजिन की सीईओ के पास पहुंच जाती है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आजिन की मॉम जो सीईओ के पास आती है और उनसे आकर आजिन को लेकर बात करने लगती है कि मैं उसकी मदर हूँ। और सीईओ कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है आजिन की मॉम तो मर चुकी है, तो आप कौन है? तो कहती है कि शायद आपको आजिन ने बताया नहीं होगा कि मैं उसकी स्टेप मदर हूँ और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मैंने उसको प्यार किया है। तो वो कहती है कि हाँ उसने मुझे बताया था कि आप उसकी स्टेप मॉम है और घर से आपने उसको बाहर निकाल दिया। ये बात सुनते वो कहती है कि मैंने उसको घर से नहीं निकाला था बल्कि वो खुद घर से गई थी। पर फिर सीईओ उससे पूछती है कि आपको क्या पैसों की जरूरत है जो यहाँ पर आजिन की बात लेकर आई है? तो कहती है कि नहीं पैसे मेरे पास हैं, मैं चाहती हूँ कि वो टीवी पर नजर ना आए। आप नहीं जानती कि वो किस तरह की लड़की है, जो उसके डैड की डेथ हुई है वो किसी और ने नहीं उसको मारा बल्कि उसने अपने डैड को खुद मारा है, जबकि नाम किसी और का लगा दिया। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको यहाँ से निकाल दो। तो वह कहती है कि नहीं। ये सुनकर वह कहती है कि हाँ मुझे भी पता है कि आप कभी भी ऐसे तो नहीं निकालोगे जब तक खुद के साथ कुछ ना हुआ हो, तो देख लेना और फिर आपको मेरी बात याद आएगी। वैसे आजिन जैसे ही आती है तो उसे बता जाता है कि आपकी मॉम आई है। ये सुनते ही वो अपनी मॉम के सामने अंदर आ जाती है तो ये आजिन को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आई बल्कि तुम्हें सबके सामने और अपने सामने से गायब करवाने के लिए आई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब उनके जाते ही अपनी बॉस के सामने आकर बैठ गई थी तो इसे कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए था। तो कहती है कि जी, और उसकी बॉस के लिए तो ये रोज का काम था। इस तरह की एक्टर्स की फैमिली वगैरह उसके पास आते रहते थे और उन्हें तो डील करना भी आता था। अब आजिन जो जाने लगती है तो लीना उसे रोक लेते और कहती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा था, तुम्हारी किस तरह की फैमिली थी, यहाँ तक कि तुम्हारी मदर भी तुम्हारी साइड पर नहीं है, पता नहीं और क्या तुम्हारे पास में होगा। ये उसके कान के पास आके कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो? तो कहती है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि लंबे अरसे तक तुम मेरे साथ काम करती रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लीना फाइनली जुनसियो से भी मिल लेती, उसे हैंडशेक करती, यहाँ तक कि उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती। उसको खाने के लिए पूछती है पर वो साफ मना कर देता है, यहाँ तक कि इसका हाथ पकड़कर भी अपने हाथ से छुड़वा देता है।
है। अब आजिन जो घर जा रही होती है तो वो जुनसियो को अपनी बुक लाइव रीड करते हुए देख लेती है। ये देखने के बाद उसे कुछ टाइम देखती रह जाती है और जैसे उसकी मैनेजर आती है तो ये उसे पूछने लगती है कि फोन पर कौन था, तो वो बताती है कि पावर 6 बजे से जा चुकी है, इसलिए सब लोग जल्दी घर चले गए थे। जबकि तो जुनसियो जो लीना के साथ होता है, लीना को बताया जाता है कि उनके लाइव शो पर काफी अच्छे रिएक्शंस वगैरह आए हैं। लीना इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे, वो मना करता है इससे पहले ही। वो कहती है कि ये तो तुम्हें करनी होगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें ही ड्राइव करना है, इसलिए मैं तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर पर वेट कर रही हूँ। जबकि आजिन जो अपनी मैनेजर के साथ होती है और मैनेजर से कहने लगती है कि सब लोग इतनी जल्दी ऑफ करके जा चुके हैं तो तुम्हें भी जल्दी ऑफ कर लेना चाहिए, तो मुझे ऑफिस में ही उतार देना, वहाँ से मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, आप कैसे घर जाएंगी? तो वो कहती है कि टैक्सी किस चीज का नाम होता है, मैं वो यूज कर लूंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। यहाँ तक कि लीना को भी उसी मैनेजर का मैसेज आ जाता है कि मैंने उन्हें बता दिया है, वो ऑफिस ही जा रही है। आजिन तो ऑफिस इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ पर उसे अपनी मैनेजर से ये पता लगा था कि फाइल सीईओ के ऑफिस में ही पड़ी होती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी जब कोई भी कंपनी में ना हो। और यहाँ पर लीना ने भी अपना ही प्लान बनाया हुआ था, वो भी ऑफिस की तरफ ही आ रही होती है, ये कहकर जुनसियो को कि मेरी एक चीज रह गई तो तुम मुझे ऑफिस की तरफ ले जाओ। आजिन जैसे कंपनी आती है तो सबसे पहले अंदर जाकर लिफ्ट यूज करने लगती है, पर उसे याद आता है कि 6 बजे से लाइट जब ऑफ है तो लिफ्ट कैसे चल सकती, इसलिए वो सीढ़ियों की साइड से जाने लगती है। जबकि लीना भी इतने टाइम में वहाँ पर पहुंच जाती है और वो इसको कहती है कि मैं अभी थोड़ी टाइम में वापस आ रही हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वो लिफ्ट का यूज करके ऊपर जा रही थी और ये स्टेयर से इतनी मेहनत करके ऑफिस में पहुंचती है और वहाँ पर कोड लगाने की ट्राई कर रही होती है ताकि उसे फाइल मिल जाए। वैसे पीछे से लीना आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम इन्हें ढूंढ रही हो, एक उसकी अपनी फाइल होती और एक उसकी ही फाइल होती है। ये परेशान सी हो जाती है और वो फाइल लेकर जब जाने लगते तो ये उसका पीछा कर रही होती है और उसे रोकने की कोशिश भी कर रही थी। तो वो कहती है कि क्या तुम इन्हीं फाइल का यूज करके मुझे अपने से नीचे करना चाहती थी, पर अफसोस इसमें मैंने तुम्हें फंसा दिया और अपने मतलब के लिए यूज कर लिया। अब तो फाइल्स मेरे हाथ में है, अगर तुम ये लेना चाहते हो या चाहती हो कि मैं किसी के सामने ये ना लेकर आऊँ तो तुम्हें इसी वक्त मुझसे सॉरी करना होगा। सॉरी कहना इतना मुश्किल तो नहीं है, तुम्हारी कोई ईगो तो नहीं हर्ट हो जाएगी, ना ये पैसा है ना कुछ है, बस एक वर्ड सॉरी है। पर वो जब नहीं सॉरी कर रही होती तो ये उसे मारने लग जाती है। जिस तरह ये उसको फाइल से मारी होती है पीछे से, जुनसियो भी देख लेता है। ये भी जुनसियो को देखकर रुक जाती है और उसकी तरफ जाकर कार में बैठने को बोलती है कि चलो चले, और ये बस आंखों में आंसू लेकर उसे देख रही होती है। जुनसियो की आंखों में भी आंसू होते हैं। अब दोनों जहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आते हैं वहाँ पर जुनसियो से इसके बारे में थोड़ा ज्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा होता है। तो वह कहती है कि क्या तुम उसको जानते हो या उसके फैन हो जो तुम्हें उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आम पर्सन भी होता तो उसे भी तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। तो वह कहती है कि ये बस मैं अपनी जूनियर को समझा रही थी एज अ सीनियर। तो वह कहता है कि समझाने का तरीका ये तो नहीं होता, हमेशा वो मुझसे आगे निकल जाती है और जीत जाती है, पर आपकी बार मैंने उसको हरा दिया। पर इसको आजिन का वो फेस याद आता है जिस टाइम आजिन इसको देख रही थी। उसके फेस एक्सप्रेशन को याद करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गई हो। वैसे जुनसियो घर पर आकर उसके इंटरव्यू को देख रहा होता है, जबकि आजिन जो अपने फ्लैट में अकेली बिल्कुल होती है। और वैसे हमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एनिवर्सरी दिखाई जाती है जहाँ पर आजिन भी होती है और इंगांग भी लीना के साथ वहाँ पर आ तो जाता है, पर वो दोनों आते साथ सेपरेट हो जाते हैं। इसकी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। इसने साइड में जाकर अपनी मेडिसिन जैसे निकालता तो वो मेडिसिन भी इसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि इसकी हालत कुछ ज्यादा खराब हो रही होती है। और आजिन ने तो वैसे इसको देख लिया था, इसलिए इसको पानी देने के लिए आ जाती कि क्या तुम पानी के बगैर ही मेडिसिन को लोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ये उसके दिए हुए पानी से उस मेडिसिन को ले लेता है जल्दी से और फिर जाकर इसकी हालत कुछ ठीक होने लगती है। और आजिन जो जैसे ही आती है तो लीना उसे देखकर आवाज देती है और खुद को जुनसियो के साथ दिखाती है। अब ये इसको कभी देख रही होती है, कभी जुनसियो को देख रही होती है। असल में वो यहाँ पर जुनसियो को आजिन को दिखाने के लिए भी लाई थी और साथ ही साथ अपने बॉयफ्रेंड को जेलस करवाने के लिए भी, मतलब इंगांग को। अब वो आजिन को जुनसियो के बारे में बता रही होती है। जुनसियो को भी इसे हेलो करने को बोलती है और साथ में कहती है कि तुम दोनों का ये मिलना पहली बार तो नहीं है। वो दोनों ही बस चुप करके इसकी बात को सुन रहे होते हैं। फिर वो खुद ही कहती है कि पहली बार पार्किंग में भी तो मिले थे ना। दोनों ही चुप होते हैं। वैसे इंगांग वहाँ पर आता है जो आजिन को आकर थैंक बोलता है और फिर लीना और जुनसियो को देखने के बाद सामने स्टेज की तरफ देखने लग जाता है और ये भी उन दोनों को छोड़कर अपना स्टेज की तरफ देखने लगती है जहाँ पर एक स्पेशल वीडियो होती है एनिवर्सरी। उस वीडियो में काफी मेमोरीज होती हैं। लीना, आजिन और भी बहुत से सीन सिखाए जाते हैं वहाँ पर उनकी एक्टिंग के। वैसे लास्ट में एक वीडियो वो वाली वीडियो होती है जिसमें पार्किंग में लीना ने आजिन के फेस पर थप्पड़ मारा था और ये वीडियो आजिन ने ही रिकॉर्ड करवाई थी और यहाँ पर भी लगवा दी थी। सब लोग तो बिल्कुल शॉक होकर इस सीन को देख रहे होते और ये उसे सॉरी करने को बोल रही होती है। उस वीडियो में जल्दी से बॉस ये ऑफ करने को बोलती है और जैसे ही वीडियो स्टॉप और ऑफ होती है वैसे ही स्टेज पर आकर ये बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा रियल लग रही थी कि सब लोग शॉक हो गए थे कि एक्टिंग है या क्या है। असल में ये इतने अपने कैरेक्टर्स में रहती हैं और ये एक्टिंग थी जो किसी ने भी इनकी एक्टिंग को नहीं देखा था। ये कहकर इस बात को इग्नोर करवा दिया था। अब ऐसे लीना वहाँ से चली जाती है और दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था। आजिन को पहले से ही पता लग चुका था कि ये लीना की कोई ना कोई चाल है, इसलिए मैनेजर से कहती है कि तुम्हें लीना ने ये सब कुछ करने को बोला है ना, और फाइल के बारे में भी उसी ने बताने को कहा। अब बताओ कि उसने क्या करने को बोला था, लाइट ऑफ का या फाइल का। वो काफी ज्यादा डर जाती है और बता देती है कि असल में लीना ने उसके पेरेंट्स के ऑपरेट को लेकर काफी पैसे दिए थे
इसलिए वो मजबूर है। तो वो कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस उसकी बात बता दो। वो चाहती है कि मैं उसके प्लान में फंसूं, पहले ऊपर ऑफिस में जाऊं और फिर नीचे आऊं उसके पीछे। तो वो कहती है कि हाँ। ये उसे कहती है कि बस तुमने सीट चेंज करके बैठ जाना और वहीं पर इस वीडियो को बस रिकॉर्ड करना, और उसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। अब ये सब होने के बाद वो बस चुप करके वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और लीना जो बाहर होती है आजिन उसके पास आती और उससे आकर पूछती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर अभी वो यहाँ पर इसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब आजिन सेम उसकी लाइंस को रिपीट करती है कि तुम मुझसे सॉरी कर लो, मैं ये वीडियो कहीं पर भी पब्लिक पोस्ट नहीं करूंगी। उसके डायलॉग्स को रिपीट कर रही होती है कि सॉरी करना मुश्किल तो नहीं है, ये कोई पैसे तो नहीं है, थोड़ा अपने ईगो साइड में रख कर लो ना। पर उसके इस तरह के सीरियस फेस को देखकर हंसने लग जाती है, कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहकर वहाँ से अंदर आ जाती और अंदर आते ही उसका सामना उस इंस्पेक्टर से हो जाता है जो एक टाइम में इसके डैड के मर्डर को लेकर इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और अभी भी वो इसको यही ब्लैकमेल करने के लिए आता है कि जो भी हो जाए मैं साबित करके रहूंगा तुमने ही अपने डैड का मर्डर किया है, तुमने एक बास्केटबॉल के प्लेयर को अंदर करवा दिया। अब उसकी बात को सुनकर ये उसे वहाँ से दफा होने को बोलती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और पीछे से ये सब लीना भी देख रही होती है और जुनसियो भी आकर देख लेता है। अब जुनसियो जो बस आजिन को देख रहा होता है, आजिन उसे देख रही होती है, और इसी में लीना उस पर्सन के पीछे जाकर उसकी एक पिक बना लेती है और उसके बारे में पता करने को भी बोलती है, और जुनसियो भी उसके पीछे जाकर उसकी ये बात सुन लेता है। अब आजिन जो एनिवर्सरी में एंजॉय कर रही होती है, पर उसकी आंखें सिर्फ जुनसियो को ही ढूंढ रही होती है। जुनसियो जो घर आता है तो पहले से आजिन उसके घर पर आकर बैठी होती है, उसको अपने घर पर देखकर वो कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसकी तरफ जाने लगता है तो वो उसको आगे से आकर हक कर लेती है। अब ये भी उसको हक किए बगैर नहीं रह पाता और उसको हक कर लेता है। अब जैसे वो हक करने के बाद इससे पीछे हटते हैं तो ये उसके हाथों को पकड़ता है जो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ ताकि तुम गर्म हो जाओ। ये कहकर वहाँ से किचन की तरफ जाता और वो इसकी रखी हुई बुक को देखने लगती है और इसके पास आती इसके कंधे पर सर रखकर अपनी सारी परेशानियां इसके साथ शेयर करने लगती कि मुझे लगा था मैं अपनी पहली वाली लाइफ से निकल सकती हूँ, पर हर जगह पर एक नया इम्तिहान मेरे लिए खड़ा होता है। मैं जैसे अपनी वही वाली जगह पर वापस आकर खड़ी हो जाती हूँ जिस जगह से निकलना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि ये सब बहुत आसान है और मैंने तुम्हें भी बहुत याद किया, क्या तुमने मुझे याद किया? तो वह कहता है कि ये चीजें सब हर्ट करती हैं। हाँ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। अजिन उसका फेस पकड़ के कहने लगती है कि मैं इन चीजों से थक चुकी हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मैं प्यार सीखना चाहती हूँ इन काम को करने के लिए। ये बात कहने के बाद बस उसके कंधे पर वापस से सर रख लेती है और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करना था कि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। बाय बाय। हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इंकांग दिखाया जाता है जो सोया होता है, उसके मोबाइल पर लीना के मैसेज आ रहे होते हैं कि आजिन से दूर रहना, वो बिल्कुल साइको है। और एक और लड़के का मैसेज भी आता है जिसका नेम जी ह्योक होता है और वो इसको अवार्ड के लिए कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। वैसे ही हमें जुनसियो दिखाया जाता है जो अपने घर से जा रहा होता है और उसकी माम उसके घर पर आ रही होती है। अपनी माम को आते हुए नहीं देखता। आजिन जो ऊपर से नीचे आती है तो वैसे ही जुनसियो की माम भी डोर ओपन करके अंदर आ जाती है और इसको यहाँ सामने देखकर उनका तो दिमाग खराब हो जाता है। पूछे लगते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और यहाँ तक कि वो तो इसके बेटे की शर्ट में होती है, जिसे पकड़ने के बाद वो इसे यहाँ से निकलने को बोलती है। उन्हें साइड पर करते हुए कहते हैं कि अब मैं वो नहीं रही जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। वो इसकी बात पर कहने लगते है कि थोड़ा प्यारा फेस क्या मिल गया और थोड़े से सीन और स्क्रीन टाइम मिल गया तो तुम्हें लगता है कि तुम फेमस हो गए और बहुत बड़ी चीज बन गई हो। ये कहने के बाद जब वो उसे मारने लगती है तो इसका हाथ रोककर उन्हें अपने से पीछे कर देती है और पूछती है कि अब आप मेरे साथ क्या करना चाहती है, मेरी बॉस के पास जाएंगी? तो वह कहती है कि हाँ, तुम्हारे बारे में सारी दुनिया को बताऊंगी कि तुम किस तरह की हो। ये तुम्हारी फेक स्माइल है और ये बस तुम्हारा ड्रामा है जो तुम लोगों को एक्टिंग करके दिखाती हो, जबकि अंदर से तुम ऐसी नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और मेरी बेटे की जिंदगी से दूर रहो। तो वह कहती है कि अगर आप यहाँ पर आना बंद कर देते हैं तो मैं भी यहाँ पर नहीं आया करूंगी। मैं तो आपकी वजह से यहाँ पर आ रही हूँ ताकि आप जुनसियो से दूर रहें। ये सुनते हुए उसके बाल खींचने लग जाती और मारी होती है। वैसे पीछे से जुनसियो आ जाता है और अपनी माम को इससे दूर करता है। आजिन उसे कहने लगती है कि देख लिया, मैं वहीं पर उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर वहाँ से वैसे ही उसी हालत में निकल जाती है। ये देखते वो जल्दी से कोट पकड़ता है और इसके पीछे बाहर जाता है। अपनी माम की भी नहीं सुनता और उसे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए जाता हूँ। ये कहकर उसको अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। वैसे आजिन दिखाई जाती है जो इंकांग के साथ अपना एक सीन कर रही होती है जिसमें वो उसे आकर हक करती है और स्माइल करके उसे देख रही होती है। दोनों में बहुत ही ज्यादा लवी डवी वाला सीन हो रहा होता है। जैसे कट बोला जाता है, दोनों एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और जैसे आजिन वहाँ से जाने लगती है अपनी मैनेजर के साथ तो ये उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं जहाँ पर वो आजिन को अपना पास बताने लगता है और किस तरह वो एक एक्टर बना। ये बात भी वो उसे बता रहा होता है कि मेरा फ्रेंड जो फेमस आइडल था, तुमने जी ह्योक का नाम तो सुना ही होगा। अब एक फैन ने उसको खाना दिया और उसने उस खाने को खा लिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी जगह पर मुझे सब्स्टिट्यूट बनाकर भेजा गया। जब मैं वहाँ पर गया तो होस्ट ने मुझे देखा और उसके बाद से मेरा काम स्टार्ट हो गया। मैं एक एक्टर बन गया और मुझे बहुत से काम मिले। बट तुम्हें मैं बताता चलूं, मुझे पता था कि उसके फैन के दिए हुए खाने में पीनट है और उससे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर फिर भी मैंने उसको ये बात नहीं बताई और आज तक ये बात नहीं बता पाया। तो वो उसकी बात से पूछती है कि तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने जो वीडियो एनिवर्सरी पे
लगाई थी वो मैंने देखी थी और मुझे अच्छा भी लगा था, पर यही चीज तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट फील करवाएगी, इसलिए तुम ये चीज करना छोड़ दो। मैं एज अ सीनियर तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब घर जाकर इसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है, जिसकी ये कॉल अटेंड नहीं कर रही होती, और जैसे दूसरी कॉल आने पर ये कॉल अटेंड करती है तो वो वही ऑफिसर होता है। ये उसे पूछे लगते है कि आपको ये मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो वो कहता है कि तुम्हारा नंबर लिखाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मैं तुमसे बात करना चाहता था लास्ट टाइम के बारे में। तो वह कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी। तो वैसे कहते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये सीक्रेट किसी और को पता लगे? अगर नहीं चाहती हो तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। अब ये कुछ सोचने के बाद कहती है कि ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो। और इधर हमें इंगांग दिखाया जाता है जो अपने डिसबैंड होने वाले दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त उससे कह रहे होते हैं कि सब लोग डिसबैंड होने के बाद पार्टी शार्टी करते हैं, साथ में मिलते रहते हैं, पर एक हमारा वाहिद ग्रुप है जो साथ में हैंग आउट नहीं करते डिसबैंड होने के बाद। बाकी लोग तो फिर भी मिल लेते हैं, पर तुम बिल्कुल भी नहीं मिलते हो। यहाँ तक कि जी हो को तो मिले हुए तुम्हें कितना ही टाइम हो गया, पर वो इन बातों से दूर भागना चाह रहा होता। वो कहते हैं कि तुम उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट बनकर गए थे, ये तो नहीं कि तुमने उसकी जगह ले ली। तुम अपने आप को क्यों बुरा कहते हो या खुद में क्यों गिल्ट फील करते हो? पर वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से जाने लगता है। पर उसे रोककर ये कहा जाता है कि जी हो तुमसे मिलना चाहता है तो तुम उससे मिल लो ना। पर वो फिर भी वहाँ से बाहर आ जाता है और वैसे ही उसकी नजर आजिन पे पड़ती है जो यहीं उसके पास से गुजर कर आगे जाती है। अब आजिन को वो साइड पॉज से ही पहचान गया था और उसका पीछा करने लग जाता है, जबकि आजिन उस रूम में जाती है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। उस रूम में अंदर जाते ही बहुत ही अजीब सीन उसे देखने को मिलता है। लड़का लड़की के साथ होता है, लड़की लड़की के साथ और लड़का लड़के के साथ। ये सब देखकर अभी कुछ समझ आता है। इससे पहले उसे वापस से ऑफिसर की कॉल आ जाती है, तो ये उसकी कॉल अभी उठाती है। तो वो कहता है कि मैं बात बाद में करूंगा, पर अभी के लिए मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था। ब्लू हुडी में वहाँ पर जो एक लड़का है जो बिल्कुल जमीन पर गिरा होता है, उसके बारे में बताने लगता है कि वो भी बच्चों को बुली करता था और इसके पास के बारे में जब लोगों को पता लगा तो वो लोगों के हाथों बुली होने लगा और इसके बाद यही यहाँ वहाँ भटकता रहता था और फिर उसका मुझसे सामना हुआ। और मैं अभी तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर तुम इसी तरह रही मेरे सामने। अब जैसे कॉल कट होती है और ये बाहर आती है, वैसे ही बाहर इंगांग उसे रोकते हुए कहता है कि मतलब मैं गलत नहीं था, तुम ही हो। ये सुनती वो उसे रुककर देखने लग जाती है और वैसे दोनों कार में दिखा जाते हैं। वो इसे पूछे लगता है कि तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही थी? तो वो बताती है कि मुझे कॉल आई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई थी, मुझे उसने यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। तो वो कहता है कि कोई भी तुम्हें VIP रूम में मिलने के लिए बुलाएगा और तुम मिलने के लिए पहुंच जाओगी। वो कुछ बोलते से पहले वो अपनी कार से निकलने का उसे बोल देता और ये भी चुप करके उसकी कार से बाहर निकल जाते और उसके बाहर निकलते ही अपनी कार ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है। और वैसे जायो दिखाया जाता है जो काम करने के लिए आता है। वो चाहता होता है कि कोई भी वो इलीगल काम ना करे बल्कि सारे वो लीगल काम करे। इसे डिलीवरी से हटकर भी कुछ काम करना चाहता था, पर वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं, अगर तुम लड़की को ले आओ तो फिर बात हो सकती है। तो वो कहता है कि क्या मतलब, कौन सी लड़की? तो वो उसे याद करवाता है कि तुम जेल में रहकर एक लड़की का स्केच बनाते थे जो ब्राउन बालों वाली है। ये सुनते वो उसे पूछता है कि आपको कैसे पता? तो वो बताता है कि तुम्हारी हर चीज पर मेरी नजर थी, पर तुम अभी तक उस लड़की से नहीं मिले ना। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि वो क्या कर रही है, मिलना जरूरी तो नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम्हें मिलना चाहिए, मिलोगे तो कुछ होगा ना। तो वो कहता है कि मिलना जरूरी नहीं होता, जब मिलना होगा मिल लेंगे। तो वो इसको एक काम देने लगता है जो ऑफिसर का बैकग्राउंड पता करना होता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानना होता है। पर फिर से ये काम देकर वो कहने लगता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ये इलीगल है। तो वो कहता है कि करके तो देखो। अब उसी जगह पर खाने के लिए जाता है जहाँ पर वो ऑफिसर बैठकर खा रहा होता है। अब उसी के साथ ही इसको टेबल भी शेयर करना पड़ता है। उसके सामने जाकर बैठ जाता है, उसके मोबाइल को देखने लगता है और सोच लेता है कि कैसे उठाएगा, इसलिए एक कोल्ड लेता है और मौके का फायदा उठाते हुए उसकी सूप पीते के टाइम पर उसे धक्का देता है पीछे से, जिसकी वजह सूप उसके ऊपर गिर जाता है और वो साफ करने के लिए उठता है। और इसी के बीच में वो मोबाइल के साथ मोबाइल एक्सचेंज कर देता है। मोबाइल बिल्कुल सेम टू सेम होता है और वो पैसे देने के बाद ये वाला मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही इसके मोबाइल में USB लगाता है जिससे अच्छे से वायर ट्रांसफर कर रहा होता है और 100% होने वाला इतने टाइम में वो शॉप पर वापस आ रहा होता है और ये देखते ही एंटर होते ही USB उतार कर उसका मोबाइल उसके सामने कर देता है कि आप गलती से मेरा मोबाइल ले गए, ये आपका मोबाइल है। वो भी चुप करके ये मोबाइल ले लेता है और इसका मोबाइल इसको दे जाता है। अब वो जहाँ पर जिस रिपोर्टर से मिलने के लिए आता है उसी जगह पर ये भी पहुंच जाता है। हैंडफ्रीज लगाकर इनकी बातों को सुनने लगता है क्योंकि पास रहकर इनकी बातों को सुना जा सकता था, वो भी मोबाइल के थ्रू, जिसमें वो आजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। आजिन का नाम सुनते ही ये गौर से इनकी बातों को सुनने लगता है जिसमें वो कोई मर्डर की बात कर रहे होते। ये फौरन से जिनसियो को कॉल करता है। जिनसियो इसकी कॉल तो उठाता है, पर वो जब आजिन और मर्डर को लेकर बात करता है तो ये उसे पूछने लगता है कि तुम हो कौन? तो वो उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? तो वो जायो अपना नेम बताता है और वैसे ही उसको मिलने के लिए पहुंच गया था। वो आते साथ ही पूछता है कि आजिन के ऊपर मर्डर का इल्जाम क्यों है? तो वो कहता है कि चुप करके बैठो, मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन करता हूँ। वो तो बल्कि उसका रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है उस ऑफिसर की। अब पूरी स्टोरी वो उसे बता देता है कि आजिन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, पर उस
उसने मर्डर नहीं किया। ये बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून आता और कहने लगता है कि मैंने तो बस उसको टीवी के ऊपर देखा था, मुझे लगा था कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार रही है, पर ये तो बहुत कुछ उसको लेकर चल रहा है। वो तो उस पर इल्जाम लगाना चाहते और उसे अरेस्ट करवाना चाहते, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। पर तुमने उस टाइम पर उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? तो वह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये उस पर गुस्सा होने लगता है कि कहीं तुम तो उसके बारे में ऐसा तो नहीं सोचते कि वो ऐसा कर सकती है। तो वह कहते हैं कि नहीं, वो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब वैसे ही जुनसे दिखाया जाता है जो घर पर होता है। राजिन जैसे घर पर आती है तो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? तो कहते हैं कि उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे से बताता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। डोर नॉक होने लगता है, वो बार बार नॉक किया जा रहा था और ये भी डोर ओपन करने के लिए तो जा रहा होता है, पर आजिन को हो रहा होता है कि आखिर कौन है। तो वह कहता है कि तुम उसे देखकर खुश हो जाओगी, पर जैसे वो बाहर बोल रहा होता है कि मैं ठंड में पागल हो रहा हूँ, उसकी बातों से इसे पता लग जाता है कि आने वाला पर्सन कौन है और इसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जैसे ही आता है तो जुनसे उसे कहता है कि तुम्हें इसे भी हाई करना चाहिए। अब अंदर आकर जैसे ही आजिन को देखता और आजिन जायो को देखकर जाया बोलती है तो वो इसके फौरन से गले लग जाता है। ये उसे अपने से दूर नहीं करती। अब ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वो इसे पूछती है कि तुम क्या काम कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं 4 साल बाद जेल से वापस आया हूँ और डिफरेंट अपने काम बताने लगता है, यहाँ तक कि अपना कार्ड भी देता है, बताते हुए कि मैं लोगों के बैकग्राउंड भी चेक करता हूँ। ये देखकर तो इसके फेस पर स्माइल आ जाती है और ये इसके क्लोज होकर उसे देखने लगता है और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम सेलिब्रिटी बन चुकी हो तो इग्नोर करोगी। तो वो उसे अपने इतना क्लोज देखकर कहती है कि पहले तो दूर हो जाओ। तो कहता है कि मैं तो नहीं होने वाला, मैं अपनी फ्रेंड को पास से भी नहीं देख सकता। तो कहती है कि फ्रेंड, हम फ्रेंड कब बने? अब ये बात सुनकर कहता है कि हाँ बॉस। अब बॉस सुनते ही वो हंसने लग जाती है, जबकि दूर बैठा जुनसियो तो जायो की वजह से जेलस हुई जा रहा होता है क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं। काफी एंजॉय करने के बाद जैसे ही आज ही जाने लगते हैं तो ये उसको टैक्सी में बिठाकर एक मोबाइल भी देता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या है? तो कहने लगता है कि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, ये कहकर उसको भेज देता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद वो जुनसियो से कहने लगता है कि तुम तो मुझे उससे कभी बात भी करने नहीं देते थे, बहुत ज्यादा जेलस होते थे, तो अभी कैसे मिलने दे दिया? तुम तो उसे लाइक नहीं करते हो। तो वह कहता है कि कैसा है क्या? यह सुनकर इसे और भी ज्यादा उस पर गुस्सा आता है। तो वह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ वैसे जिए जैसे जीने का हक होता है, इसलिए मुझे लगा कि तुमसे मिलना उसका सही रहेगा क्योंकि तुमसे उसे फायदा हो सकता है। तो कहता है कि क्या मतलब? तो वो उसे पूछता है कि क्या तुमने आज इनकी स्माइल नहीं देखी? वो बहुत ही कम ऐसी स्माइल देती है, तो इसे तो इसकी स्माइल में कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा। तो पूछे लगता है कि क्या मतलब है स्माइल का और उसके पीछे जा रहा होता है। और वैसे जायो को आजिन की तरफ से इन गैंग के बैकग्राउंड के बारे में पता करने का काम मिल चुका था, इसलिए उसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से देख रहा होता है, जिससे उसे ये पता लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। जब वो 8 साल का था पहले उसके डैड की डेथ होगी एक्सीडेंट में, और 1 साल के बाद जो मेमोरियल डे था उसी दिन उसकी मॉम की भी डेथ हो गई। उसके बाद से उन दोनों भाइयों को ग्रैंड माँ ने ही संभाला था, उसको और उसके छोटे भाई को। और ये हर किसी की कॉल्स को इग्नोर कर सकता है पर ग्रैंड माँ की कॉल को इग्नोर नहीं कर सकता था, उनकी हर एक बात मानता है। और ये अब ग्रैंड माँ के घर के बाहर पहुंच जाता है। उनके बैग में जो एक डायरी होती उनके बैग से वो चुरा कर आजिन को दे देता है, जो उस डायरी को पढ़ रही होती और उस डायरी में ग्रैंड माँ अपनी लाइफ, अपने पुत्र और अपनी बेटी के बारे में सब कुछ लिखती थी। अब इससे उसे ये भी पता लग जाता है कि ग्रैंड माँ कौन से वाले टेम्पल पर जाती है। उसी टेम्पल पर ये भी पहुंच जाती जहाँ जिस दिन ग्रैंड माँ ने भी आना था। यहाँ तक कि ग्रैंड माँ इसको इस तरह पे करते हुए भी देख रही होती और जैसे ही वो वहाँ से जाती तो ग्रैंड माँ तब इसको काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है इसके बारे में। बाकी अपने दोनों दोस्तों से ये भी पता लगता है कि वो एक एक्ट्रेस है पर उन्होंने कभी उसको मेन रोल पर नहीं देखा था, इसलिए ज्यादा उसके बारे में नहीं जानती होती। आजिन जो अपने मैनेजर से कह रही होती है कि तुम्हारा सामान शिफ्ट हो गया, तो वो बताती है कि हाँ आपने मुझे बहुत ही अच्छा घर ढूंढ कर दिया जो ऑफिस के बहुत पास है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो बता देना और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर तुम्हारे घर पर आऊंगी। तो वो खुश हो जाती है और ये सच में उसके लिए राइस केक लेकर आती है, पर वो काफी ज्यादा बॉक्सेस होते हैं और बताने लगती है कि असल में मैंने टैक्सी ऑर्डर किया था और ज्यादा टाइप कर दिया नंबर, तो इसलिए इतने ज्यादा आ गए हैं। तुम टेंशन नहीं लो, ये 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो मैं तुम्हारे लिए दे आऊंगी। तो वो कहती है कि फिर आप ये बात प्रॉमिस करें मिसेस यू को नहीं बताएंगी, मतलब के बॉस को? तो वो कहती है कि प्रॉमिस नहीं बताऊंगी। ये कहकर उसके साथ हेल्प करवाकर उसके घर पर अंदर चली जाती है और डायरी से ही उसे ग्रैंडमा के घर का पता चला था, इसलिए उसे पता होता है कि कौन से फ्लोर पर ग्रैंडमा इस बिल्डिंग में रहती है और उसने तो ग्रैंडमा के घर तक आने के लिए ये काम किया था। बेल देती है और उन्हें ये राइस केक देते हुए बताते हैं कि यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हूँ और सोचा कि अपने नेबर्स को देना चाहिए। ग्रैंडमा खुश होकर ले लेती है और इसे पहचान भी जाते पूछे लगती है कि क्या तुम टेम्पल आई थी? तो वो बताती है कि हाँ मैं गई थी। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ओके बाय बाय। हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहीं से हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडमा जो इसे अंदर आने को बोल रही होती है क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खाना बना लिया तो तुम भी आकर खा लो। अब ये भी चुप करके ग्रैंडमा की बात मान लेती है। वैसे ग्रैंडमा इंकांग को भी कॉल करके बुला रही होती है और जैसे आजिन के बारे में बताती है वो फौरन से वहाँ से आने की करता है, जबकि आजिन तो टेबल पर बैठ चुकी थी और ग्रैंडमा भी उसके सामने बैठ जाती और बताती है कि आज मेरी बेटी का मेमोरियल डे है। ये बात सुनकर वो उन्हें देखने लग जाती है तो वो बताती है कि मेरी बेटी बस मुझे छोड़कर जल्दी दुनिया से चली गई, जबकि मैं अभी तक इस दुनिया में ही जीती जागती बैठी हुई हूँ। और अपनी गांग के बारे में भी बताने लगती है कि उसने बचपन में अपनी मॉम को खो दिया और उसके भाई ने, और उस दिन के बाद से मैं ही उनका ख्याल रखती आई हूँ। अब इसकी आंखों में आंसू आ जाते
जाते हैं ये देखकर ग्रैंडमा सबसे पहले उसे टिश्यू देने लगती है। अभी इससे पहले वो पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है। वहाँ पर इंगांग आ जाता और आते साथ ही आजिन को वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है, पर ग्रैंडमा उसे रोकती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते गेस्ट के साथ। बट फिर भी वो आजिन से कहने लगता है कि उठो। वो चुप करके उसे देखते हुए अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वैसे ही वो उसे खींच कर वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर आते ही वो इंगांग के हाथ से अपना बाजू छुड़वाती है। वो इससे पूछने लगता है कि तुम क्या चाहती हो, तो ये उसे बताने लगती है कि ये सब कोइंसिडेंस में हुआ है, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलूंगी। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा कि तुम ऐसे अचानक से मेरी ग्रैंडमा से मिल गई। वो सारी की सारी बातों से बताने लगती है, पर फिर भी वो इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता, बल्कि उसे यहाँ से दफा होने का बोलकर वहाँ से जाने लगता। तो ये भी उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने मुझे बोला था कि मैं अपने आप को टॉर्चर करना बंद कर दूं, पर तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, टॉर्चर ही तो कर रहे हो। मुझे तुमने बता दिया कि तुमने क्या किया है, पर जिसको बताना चाहिए उसको बताने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। उसकी बात सुनकर उसके पास आकर कहने लगता है कि अब इस बात का सारा इल्जाम तो मुझे भी उठा रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जल्दी मर जाएगा, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारे लिए परेशान होती हूँ कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एज अ पर्सन और रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए एक्टर। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती, पर लास्ट में तुमने मेरे साथ क्या किया। ये कहकर बस वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जुनसियो के घर पर आती है तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और तुम इंगांग के साथ क्या करना चाहती हो। वो अपना प्लान तो उसे नहीं बता रही होती, बट कहने लगती है कि मैं लाइफ के जिस पॉइंट पर आके खड़ी हुई हूँ मुझे उसकी बहुत जरूरत है अपनी लाइफ में अच्छा स्टेप लेने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा लवली स्टेप होने वाला है। ये बस उसकी बात को सुन रहा होता है, जबकि इंगांग दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ अपने डैड और मॉम के लिए कुछ रिलीजन के काम कर रहा होता है जो मेमोरियल डे पर किए जाते हैं, और फिर बाहर आकर एक पेपर को भी जला देता है और सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जबकि ग्रैंडमा जो उसे बुला भी नहीं रही होती, तो वो कहने लगता है कि ग्रैंडमा आपको क्या हो गया है। ग्रैंडमा से कहती है कि तुम्हें उससे जाकर सॉरी करना चाहिए, तुमने बहुत गलत किया है। तो वो कहते हैं कि ग्रैंडमा मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि ऐसे ही अनजान लोगों से मत मिला करे। तो वो कहते हैं कि मुझ बुढ़िया का वो लोग क्या करेंगे, कोई मेरे लिए खतरनाक नहीं है। तो वो कहता है कि मैं जिस फील्ड में हूँ आपके लिए हर कोई खतरनाक साबित ही हो सकता है। जबकि आजिन घर पर ये सोची होती है कि वो मेरी कौन सी बात को लेकर सोच रहा होगा और कौन सी बात मेरी उसके दिल पर जाकर लगी होगी। जबकि ग्रैंडमा उससे बार बार कह रही होती है कि तुम्हें सॉरी करना चाहिए। अब वो भी अपनी ग्रैंडमा की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, और कार में आकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। और ये इसके रोने की ऑडियो भी सुन रही होती है और साथ में उसकी वीडियो भी देख रही होती है कि किस तरह वो कार में बैठकर रो रहा है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि आज तो मैं जीत गई। और फिर जुनसियो को इस तरह बैठे देखकर कहने लगती है कि परेशान मत होना, बस 1 साल के लिए उसको डेट करूंगी, इससे ज्यादा डेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये कहकर बस वहाँ से चली जाती है। जबकि इंगांग दिखाया जाता है जो डायरेक्टर से मिलने के लिए जगह पर आता है, पर उसे यहाँ पर किसी और से मीटिंग करवाने के लिए जानबूझकर बुलाया गया था, और वो भी आजिन के कहने पर, और उसके फ्रेंड्स से मिलवाया जाता है जिसके लेकर इसको बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है। ये उसे कहता है कि मुझे अपना ट्रेनिंग टाइम याद आता है तुम्हें देखकर, और ये भी बताता है कि मुझे उस टाइम पर पता था कि उस खाने में नट्स है, पर फिर भी मैंने उस खाने को खाया, और मुझे ये भी पता था कि तुम्हें भी ये बात पता है, पर तुमने ये बात मुझे नहीं बताई, और जानबूझकर मैंने उस खाने को खाया ताकि मैं उस इंडस्ट्री से बाहर निकल आऊं, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि स्टेज पर जाकर मुझसे सांस भी नहीं लिया जाता था, और उस चीज के लिए भी मैं सॉरी करता जो हमेशा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन के मैसेज करता था। मुझे पता था कि तुम हर बार मेरे मैसेज की वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट से गुजरते हो। उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारा ये सब बात करने का मतलब क्या था, क्योंकि इसकी वजह से इसे डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, बस इसके एक मैसेज की वजह से, इसलिए उसे मारने लग जाता। और ये थोड़ी मार खाने के बाद बता देता है कि ये सब करने का मुझे आजिन ने बोला था, वो काफी अच्छी लड़की मुझे लगी और उसने सारी बात मुझे बताई, और मैं यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया ताकि तुम्हें इस चीज से दूर कर दूं कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अपनी जिंदगी में मैं नेक्स्ट स्टेप रखने वाला, शादी करने वाला, और हर चीज से दूर हो जाऊंगा जिस तरह की भी परेशानियां हैं। उसकी ये बात सुनकर ये वहीं पर चुप कर जाता और वहाँ से बस डायरेक्ट अपने बॉस के पास आता और उनसे आकर कहने लगता है कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आज इनके साथ कुछ नहीं करना चाहता। तो वो उसकी बात को सुनकर पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या उसने कोई गलती की है। तो वह कहता है कि हाँ, वो हर बार मेरे अंदर घुसने की कोशिश करती रहती है, और मैंने लीना से ब्रेकअप किया था। आपने अभी तक ब्रेकअप की न्यूज क्यों नहीं कास्ट की? मैं चाहता हूँ कि ब्रेकअप की न्यूज जल्दी से जल्दी बाहर आए। तो वो उसकी बात से कहती है कि बस यही बात है, ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वैसे ही नेक्स्ट डे ब्रेकअप की न्यूज हर जगह पर फैल चुकी थी इसी इंटरटेनमेंट की तरफ से कि वो दोनों साथ में नहीं रह पाए, और कुछ टाइम पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और अब हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी यही चाहती है कि वो दोनों बस कोलीग्स बनकर रहें। जहाँ पर आजिन इस न्यूज के बाद खुश हो रही होती है, वहीं पर लीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो रिपोर्टर के पीछे पड़ जाती है कि जल्दी से कुछ ना कुछ करो। जबकि रिपोर्टर जो उसे ऑफिसर से बात कर रहा होता और ये ऑफिसर बता रहा होता है कि मेरे पास सारे सबूत है और मैं फाइल लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ये बातें पहले से ही जायो सुन रहा होता और वैसे ही उन्हें रास्ते से ही दिन में ही किडनैप कर लिया जाता है। जहाँ पर इसको लाकर फेंका जाता वो वीरान सी जगह होती और इन दोनों को देखते साथ ही वो पहचान जाता है कि तुम दोनों से तो मैं पहले भी मिला हुआ हूँ। तो दोनों कहते हैं कि फिर से मिलकर कैसा लगा? तो कहते हैं कि मेरी जिंदगी पहले ही बहुत बुरी जा रही है, तुम लोगों को मेरी जिंदगी से कोई फायदा नहीं होने वाला और आजिन की जिंदगी तो मैं बर्बाद कर दूंगा। तो वो कहने लगते हैं कि
तुम वो नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए उसकी डॉटर की फाइल उसे दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बाई स्टेट्स में ड्रग का काम कर रही है, क्या तुम इस बात को भी इग्नोर करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो बता दो। वैसे उसका रिपोर्टर को मैसेज आता है कि मेरे पास कोई फाइल नहीं और ना ही उसने कोई मर्डर किया है। अब ये मैसेज देखते साथ ही रिपोर्टर सबसे पहले उसे बार बार कॉल्स करने लगता है पर उसका नंबर बंद आ रहा होता है। अब इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये बात वो लीना को भी बता देता है। लीना उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरा इतना पैसा खा गए और तुमने क्या दिया मुझे? कुछ भी नहीं। अब उस रिपोर्टर की इसने डिटेल्स भी निकलवा ली थी। उससे उसे ये पता लगता है कि हमेशा लीना के बारे में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है और बाद में पता लगता है कि वो लीना का ही पर्सन है। फिर उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आजिन इंगांग को डेट करने वाली, क्या ये बात सच है? तो वह कहता है कि हाँ। इस बात पर तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, क्या उसे डेट करने दोगे? और कहने लगता है कि अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो उसे देखने लग जाता है। वह आगे कुछ नहीं बोलता। जबकि आजिन दिखाई जाती जिसको ग्रैंडमा ने मिलने के लिए बुलाया था और ग्रैंडमा जो सबसे पहले इंगांग की वजह से उससे सॉरी करती है कि मैं उसे नहीं रोक पाई तुम्हें निकालने से, प्लीज उसकी वजह से दिल में कोई भी बात मत रखना। तो वह कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो बता सकते हो कि उस टाइम क्यों रो रही थी। तो ये बता देती है कि मेरी मॉम को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, बस उनकी याद आ गई। अब ये फ्लावर्स का नेम भी उसने डायरी से ही पढ़ा था क्योंकि इनकी बेटी को भी वही फ्लावर्स पसंद थे। वो तो बस अपने आप से ग्रैंडमा को इमोशनली कनेक्ट करना चाहती थी। और इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो प्रोजेक्टर पर आजिन और इंगांग के ड्रामा को देख रहा होता और इधर इंगांग भी उसी ड्रामा को देख रहा होता और सोच रहा होता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। और वैसे इंगांग को मैसेज कर देता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और सॉरी कल के लिए। अब ये मैसेज देखते वो खुश हो जाते और उसका रिप्लाई ये करती है कि चलो ठीक है 8 बजे मिलते हैं और उसे लोकेशन भी बता देती है कि कहाँ पर मिलेंगे, किस रेस्टोरेंट में। और इधर जॉय दिखाया जाता है जिसको आजिन अपने घर पर बुलाती है और वो उसके घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो बताता है कि आंट के घर से। भाई का ग्रेजुएशन हुआ है। तो वो कहने लगते है फिर तो तुम्हें अपने भाई के साथ होना चाहिए था। तो कहने लगता है कि मेरा भाई मुझे देखना नहीं चाहता तो मैं कैसे उसके साथ हो सकती हूँ? तो वो कहती है कि इस वजह से कि तुमने अपने डैड को मार दिया, कितना ही बुरा भाई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो वो अपने भाई को लेकर बताने लगता है कि वो बहुत ही अच्छे ग्रेड्स लेता है, मुझसे बहुत अच्छा है पढ़ाई में और देखना मुझसे अच्छा इंसान बनेगा। फिर आजुन उसे कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तो कहने लगता है कि जो तुम बोलो मैं वो करूंगा। इंगांग दिखाया जाता है जो आजिन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है। वैसे ही जायो आकर खुद अपना एक्सीडेंट उसकी कार से करवा लेता ताकि वो उसे रोक पाए। जबकि आजिन दिखाई जाती है जो रेस्टोरेंट की तरफ ही जा रही थी और यहाँ पर जायो उससे झगड़ा कर रहा होता है पर वो झगड़े के बिल्कुल मूड में नहीं होता बल्कि उसे जल्दी होती, इसलिए कहने लगता है कि तुम ठीक हो ना, मेरी एजेंसी तुमसे कनेक्ट कर लेगी, अब मैं चलता हूँ। तो वो इसकी कार को देखने लग जाता और इसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो फेमस एक्टर हो ना, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सामने अपने एक एक्टर देखा है, तुम जितने प्यारे टीवी पर लगते उतने प्यारे हो नहीं। फिर उसकी कार को देखते हुए कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती मुझे नजर आ रही है, इसलिए मोबाइल निकाल के एक जगह कॉल करने लगता है। तो अपना मोबाइल बंद देकर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे दोगे? तो वो कहता है कि नहीं, इस चीज को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, मैं बस जाता हूँ। ये सुनकर वो उसे जाते हुए देख रहा होता है जबकि आजिन जो उसका रेस्टोरेंट में बैठकर वेट कर रही होती है। पर यहाँ पर जायो उसे अभी भी जाने नहीं दे रहा होता, किसी न किसी तरह उसे यहाँ पर रोक कर रखता है। जबकि इधर हमें लीना दिखाई जाती है जो जुनसियो के साथ होती है। जुनसियो से पूछे लगती है कि तुम और आजिन एक दूसरे को कैसे जानते हो, तुम दोनों का क्या रिलेशन है? तो वो इसे यहाँ पर सच बता देता है कि हमारे पेरेंट्स ने एक दूसरे से शादी कर ली और इसी वजह से वो मेरी एक छोटी सिस्टर है, स्टेप सिस्टर। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम उसको सिस्टर की तरह मानते हो? नहीं, तुम उसको सिस्टर की तरह नहीं देखते बल्कि किसी और तरीके से देखते हो। उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि अच्छा, मतलब तुम्हें भी इस बात का पता लग चुका है? तो वो उससे पूछती है कि क्या लव वाला सीन है? ये चुप करके बस उसकी बात को सुन रहा होता है। यहाँ पर आजिन दिखाई जाती है जो टाइम को देख रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट का टाइम गुजरता जा रहा होता है। मिलने का उसे भी 1 घंटा ऊपर ही हो चुका था और यहाँ बेचारा जायो भी बस टाइम को ही देखे जा रहा होता है और फिर ट्रैफिक की वजह से टैक्सी को छोड़कर वहाँ से पैदल ही भागने लगता है रेस्टोरेंट की तरफ। पर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो ये बात सुनकर वो भी बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसका वेट करने लगती है। जबकि जुनसियो दिखाया जाता है जो कुछ लड़कों को आजिन के बारे में बात करते हुए सुनता है जो उसके पोस्टर को देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की एक रात के लिए मुझे मिल जाए, क्या फिगर है, क्या एक्ट्रेस है। उनकी बातों को सुनकर ये तो उसे अच्छा खासा मारने लग जाता है। ड्रंक की हालत में ये भी होता है और वो लोग भी होते हैं, इसलिए एक को ये मारता है और दूसरे वाला इसको मार देता है और पीछे से बचाने के लिए नीना भागी हुई आती है जो ड्रिंक करने के बाद सोई हुई थी वहीं पर और इसे आकर पूछे लगती है कि तुम ठीक तो हो। जबकि आजिन के पास इंगांग पहुंच आता है और वो इसे देखकर कहने लगता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो, तुम घर चली जाती ना। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम क्यों नहीं पहुंचे, तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थी और तुमने इतना कम क्यों कुछ पहना हुआ है। ये कहकर अपना मफलर भी उसे दे देती है कि तुम ये पहनो, इस तरह तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इंगांग को उसकी इतनी सी बात बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती और ये तो उसे किस कर लेता और इनके रिलेशनशिप की ये पहली किस हो जाती है। अब इस किस पर आजिन तो खुश होती है पर जुनसियो जो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा होता, लीना बस उसे आवाजें दी जा रही होती है। उसके माइंड में बस एक ही चीज घूम रही होती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और यही चीज तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जबकि यहाँ पर आजिन वापिस से इंगांग को किस कर लेती है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट 20 नवंबर को आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।
और गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आजिन और इंकांग जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आजिन बस उसे दिखाने के लिए तो स्माइल कर रही होती है, बट जैसे उसे हक कर लेती है तो इसकी स्माइल फेस से चली जाती है। और वैसे हमें दो जायो दिखाया जाता है जो कैमरा लेकर इन दोनों की पिक्स बना रहा होता है और पिक्स बनाने के बाद बहुत ही ज्यादा सैड नजर आ रहा होता है और कहने लगता है कि रियली बॉस। जबकि इधर हमें जुनसी और रीना दिखाए जाते हैं जो दोनों साथ में होते हैं और रीना उसके बिहेवियर को देख के कहने लगती है कि उसने सिर्फ दो बातें की उसके खिलाफ और तुम उसको मारने पर पड़ गए। अब उसकी बात से रीना और भी ज्यादा जुनसियों की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। उसे कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल मेरी टाइप के हो। अब उसकी बात सुनते सुनते वो उसे कार में बिठा देता है और वैसे उसका मोबाइल रिंग करने लगता है तो ये उसके मोबाइल को देखने लगता है जिस पर रिपोर्टर की कॉल आ रही होती है। वो खुद ही रीना की कॉल अटेंड करके उस रिपोर्टर की बातें सुनने लगता है। जो रिपोर्टर बताने लगता है कि आजिन और इंकांग वो दोनों तो साथ हो चुके हैं। ये बात रिपोर्टर कॉल पर उसे बता रहा होता है, पर आगे से इससे पूछने लगता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम शौक में जा चुकी हो। तो ये उसकी कॉल कट कर देता और वापस से रीना का मोबाइल उसके पास उसको दे देता और वैसे उसकी कार वहाँ से चली जाती है। अब उसी रिपोर्टर ने पिक्स बनाकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सीईओ को भेज दी थी, इसीलिए वो आजिन को अपने पास लेकर बैठी होती है और उसे कह रही होती है कि ये क्या है। पर उसे फर्क नहीं पड़ा होता कि इंकांग के साथ उसकी पिक्स आई हुई हैं, पर अभी तक ये कहीं पर भी ऑनलाइन नहीं हुई थी, इसलिए वो चाह रही होती है कि ऐसा कुछ भी ना हो ताकि किसी की भी कोई भी इमेज ना खराब हो। पहले वो रीना के साथ और अभी कुछ ही टाइम उनके ब्रेकअप की न्यूज को गए हुआ था और अब वो आजिन के साथ था, इससे इन लोगों का करियर खराब हो सकता था। पर वो बताने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है और बाकी रही रिपोर्टर की बात, अगर उसने ये सब कुछ देना होता तो वो दे देता, अब इसका कोई मतलब होगा, इसलिए मैं रिपोर्टर से मिलना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि वो रिपोर्टर तुमसे कितनी नफरत करता है। तो कहने लगती है कि चाहे नफरत भी करता हो पर फिर भी मैं उससे मिलूंगी। वो कहती है कि तुम उससे क्या बात करोगी। तो कहने लगती है कि वो मुझ पर छोड़ते मैं क्या बात करने वाली हूँ। वैसे वहाँ पर इंकांग भी आ जाते हैं। इंकांग को देखती वो कहती है कि मैं चलती हूँ, आप दोनों अकेले में बात करेंगे। कहकर वो इंकांग को स्माइल देते हुए वहाँ से चली जाती है। इंकांग भी उसके लिए डोर ओपन करता है और उसको बाहर भेजने के बाद इनके पास आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि इन बातों को छोड़े, मैं तो बस आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ। उसे तो समझ ही नहीं आ रही होती इन दोनों की, उन्हें तो इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ा होता। जबकि आजिन जो रिपोर्टर से मिलने के लिए पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ डिनर करना चाहिए। वो भी पहले इसको स्माइल करके दिखाने लगता है, फिर कहता है कि इस मैगजीन के बारे में क्या सोचा, मैं तो ये भी देने वाला हूँ। तो वो मैगजीन के ऊपर से बस स्टेटमेंट पढ़कर कहने लगती है कि आपको ये लिखकर नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं बताती हूँ कि क्या लाइन लिख कर देनी चाहिए। वो तो इसकी बातों से हैरान हो रहा होता और उसे कहने लगती है कि मैं आपको और भी अपनी और इंकांग के बारे में बहुत सी बातें बता सकती हूँ जो आप दुनिया को बता सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है लोग स्लैब की बस लव स्टोरी और उनके बारे में बहुत जानना चाह रहे होते हैं। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूंगी, इससे आपका फायदा होगा। और मुझे ये भी पता है कि आप रीना के कजन हो, पर कजन तक ही रह जाता है, तो आपको अपना भी फायदा सोचना चाहिए। वहाँ से तो पैसे मिलते ही हैं, तो अपना भी तो कुछ करो ना। पर मैं एक बात बोलूँ कि ये बात हम में सीक्रेट रहेगी। अब वो भी इसकी बातों में आ जाता और ये उसको अपनी यूएसपी दे देती है कि ये वाली पिक को छोड़कर ये वाली पिक्स देना, ये ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर वो पूछने लगता है कि आपने पिक्स कहाँ से बनवाई। तो ये उसे कहती है कि इन बातों को छोड़ो ना, बस जो दे रही हूँ वो यूज करो। वैसे हर जगह पर ये न्यूज फैल चुकी थी कि आजिन और इंकांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हर पर्सन इन्हीं लोगों को लेकर गॉसिप कर रहा होता है। जबकि आजिन जो अपनी असिस्टेंट को रोककर से पूछने लगती है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो, तो वो फौरन से डरकर कहती है कि नहीं। उसे कहती है कि साफ पता लग रहा है तुम्हारे फेस से कि तुम डेट पर जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सैलून की बुकिंग करवा दी, तुम अच्छे से अपना हेयर करवा कर चली जाना, लेट ही जाना होगा ना तुमने डेट पर। तो वो खुश हो जाती है, कहने लगती है कि थैंक यू आजिन। उसे कहने लगती है कि पर वहाँ पर जाकर ड्रिंक ज्यादा मत करना। तो कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं ड्रिंक ज्यादा नहीं करूंगी। अब दिखाया जाता है जिसके साथ उसकी डेट होती है वो कोई और नहीं होता बल्कि जायो होता है। जायो उससे ड्रिंक तो करवा रहा होता है, पर साथ ही साथ पूछने लगता है कि एक्ट्रेस की लाइफ के बारे में बताओ, तुम्हारा तो बहुत से एक्ट्रेस से सामना होता होगा। पर वो तो इसको देखकर हैंडसम कह रही होती है। तो कहने लगता है कि तुमने तो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम एक्टर्स देखे हैं। तो कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो वो कहता है कि मुझे भी तो कुछ बताओ ना, पर वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी। ये उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के कहता है कि तुम मुझे बता सकते, तुम्हारी बातें बस मुझ तक रहेंगी, ये सीक्रेट है। अब ये इस पर यकीन करके उसे सारी बातें बता देती और ये भी चुप करके उसकी बातों को सुन रहा होता है। लास्ट में वो उसे कहते हैं कि ये सीक्रेट रहेगा। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सीक्रेट रहेगा। जबकि इधर हमें रीना दिखाई जाती है जो सीईओ के पास आकर बैठी होती है, उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा होता। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई काम मिलेगा, तुम जिस तरह की लैंग्वेज यूज करती हो और जिस तरह लोगों के साथ बिहेव करती हो। तो वो कहती है कि थप्पड़ ही तो एक मारा था, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपको नहीं पता मैं किस हालत से गुजर रही हूँ। पर रीना को घर जाने को बोला जाता है। अब ये जैसे ही जाने लगती है वैसे इसके मोबाइल पर एक वीडियो आती है जो आजिन की तरफ से होती है और उस वीडियो में उसकी ही सेक्रेटरी बता रही होती है कि किस तरह मैंने रीना को पुलिस केस से बचाया। उसने एक्सीडेंट किया था पर मैंने खुद पर इल्जाम ले लिया कि वो एक्सीडेंट मुझसे हुआ था, मैं कार ड्राइव कर रही थी। वो इस वीडियो को बेयकीनी से देख ही रही होती है। वैसे ही वहाँ पर आजिन की आवाज आती है उसे। तो आजिन की तरफ जैसे ही देखती है तो आजिन उसे पूछने लगती है कि कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो। तो वो कहती है कि क्या तुमने इस वीडियो को पब्लिक कर दिया, क्या ये वीडियो लीक हो चुकी है।
मेरा करियर तबाह हो जाएगा, प्लीज ऐसा मत करना। तो वह कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। रीना के हाथ से मोबाइल भी गिर जाता और इतने ही टाइम में उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रहे होते, जिससे पता लग जाता है कि उसकी वीडियो पब्लिक हो चुकी है। आजिन उसे कहने लगती है कि तुमने मेरा पीछा नहीं ना छोड़ा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कितनी बार बोला था कि मुझसे दूर रहो, मेरे कामों से दूर रहो, पर तुम्हें बस मेरे अंदर घुसने की पड़ी हुई थी। ये कहकर आजिन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद इसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बाही जिसने ये सब बातें रीना को लेकर की थी वो आजिन के आने का वेट कर रही होती है। और जैसे आजिन आती है तो वो चुप करके आकर कार में बैठ जाती है। ये देखती रह जाती है। फिर आजिन से जाकर पूछती है कि क्या आपने उस वीडियो को देख लिया। तो वह कहती है कि हाँ मैंने देख लिया, पर अब मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती। तुम ड्रिंक करने के बाद सारी बातें बाहर निकाल सकती हो, मुझे क्या पता कल को मेरी बातें भी दुनिया के सामने हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम समझ जाओ कि आज तुम्हारा लास्ट डे है। ये कहकर वो डोर क्लोज कर देती है। और वैसे हमें आज इंकांग की फैमिली के साथ दिखाई जाती, जहाँ पर ग्रैंडमा का बर्थडे होता और वो उनके साथ उनके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही होती है। और फिर साथ में वो एक फैमिली फोटो भी लेते हैं। आजिन और इंकांग दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन दोनों के साथ में फोटो शूट्स भी होते हैं, हर चीज वो बहुत मजे से साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। जो भी उनकी वीडियोस वगैरह वो सब सोशल मीडिया पे आ रही थी और फैंस भी उन्हें लाइक कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता होता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और वो भी इन चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, अपनी सब वेकेशन साथ में गुजारते हैं। इसी तरह इनके रिलेशनशिप को टाइम गुजरता जाता है। जबकि इधर जायो दिखाया जाता है जो अपनी बुक के ऊपर काम कर रहा होता है। वैसे ही रीना आ जाती है और उससे आकर पूछने लगती है कि तुमने कुछ नहीं खाया ना, मुझे पता था, इसलिए मैं तुम्हारे और अपने लिए खाना लेकर आई हूँ। पर वो उसे कहता है कि पहले तुम स्टार्ट करो, मैं आता हूँ ये काम करके। पर वो उसे कहती है कि नहीं तुम आओ पहले खाने के लिए। तो वो भी चुप करके खाने के लिए आ जाता है। अब दोनों जब खा रहे होते हैं तो रीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज इनके प्रीमियर पर साथ लेकर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब ये चुप करके उसके साथ आ जाता है, जहाँ पर आज इन सबसे पहले अपनी मूवी को लेकर बात करती है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और सब लोगों से भी थैंक्स कहती है। और ये भी बोलते है कि उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी मूवी अच्छी लगेगी। ये कहकर वो भी ऑडियंस में आकर बैठ जाती है इंकांग के साथ। और वहीं पीछे जुनसियो भी बैठा होता है, जिसे याद आ रहा होता है कि उसने तो बोला था कि बस वो इंकांग के साथ एक ही साल रिलेशनशिप में रहेगी और अब तो वो साल भी कंप्लीट हो गया था, अभी तक उन लोगों का ब्रेकअप नहीं हुआ था। प्रीमियर के बाद आजिन और इंकांग दोनों साथ में ही जा रहे होते हैं। वो इसके पास से आने वाली स्मेल से पूछने लगती है कि आज तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया। तो वो बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। तो वो उसे कहती है कि अच्छी बात है, ऐसे ही रहा करो, मुझे तुम्हारी नेचुरल वाली स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसके कंधे पर सर रख लेती है। और यहाँ जुनसियो जैसे घर पर आता है तो चाहे वो पहले से उसके घर पर होता और जैसे वो उसके लेट आने पर बात कर रहा होता तो वो उसे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल वाइफ जैसा बिहेव कर रहे हो, इसलिए मेरे घर पर मत आया करो। ये कहकर अपना जाकर बैठ जाता और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें आज इनकी कोई कॉल आई। तो वह कहता है कि नहीं कोई कॉल नहीं आई, मुझे लगता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है। अगर उसकी लाइफ अच्छी ना होती तो वो मुझे जरूर याद करती, क्योंकि जब भी उसे कोई इशू होता है तो वो मुझे कॉल जरूर करती है। वैसे ही काम आवाज में कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कॉल करे। जबकि जुनसियो जिसको उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है पर वो अपनी मॉम की कॉल नहीं अटेंड करता और ये उसके मोबाइल की आवाज से तंग आ जाता और कहने लगता है कि कॉल अटेंड कर लो, तुम्हारी मॉम इतनी भी बुरी नहीं होंगी जितना तुम उन्हें समझ रहे हो, कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे। पर उसे इसकी बातों से जरा फर्क नहीं पड़ा होता। जबकि जुनसियो की मॉम कह रही होती है कि मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, बस मुझे पैसे भेज दिए और समझ रहे हो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। पर वो उसको ये मैसेज जरूर भेज देती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने पैसे मुझसे वापस ले लो। जबकि जुनसियो अपने ग्रैंडपा के पास दिखाया जाता है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा की तबीयत काफी खराब होती है। बट वो सख्ती से बोल देता है कि इस बात का मॉम को ना पता चले, अगर मॉम यहाँ पर आती भी है तो उन्हें वहीं बाहर से भेज देना। ये बात सुनकर वो कहता है कि ठीक है ऐसा ही करूंगा। यहाँ जुनसियो की मॉम दिखाई जाती है, जिन्होंने उसके घर का लॉक ओपन करवा लिया था और उसके घर में जाकर कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाते हैं कि उनके हाथ कुछ तो लग जाए। और तभी उन्हें पता लगता है कि उनके बेटे ने आजिन वाली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है। ये देखते साथ ही वो आजिन के पास पहुंच जाते और उसे पेपर्स मारते हुए कहते हैं कि ये क्या है, तुम्हारे पीछे लगकर उसने इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि तुम उसको सीड्यूस करती रहती हो। तो वो कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे तो लगता है कि आप तो सिर्फ मॉम होने का हक अदा कर रही हैं, क्योंकि आप उसे ये नहीं बताना चाहती कि वो जिस ग्रैंडपा से इतना प्यार करता है वो तो उनकी फैमिली से भी नहीं है। तो ये उसकी बात सुनकर कहने लगती है कि तुम इन बातों से मुझे नहीं डरा सकती। आजिन कहती है कि मैं डरा नहीं सकती, पर आप इस बात से तो डरती हो ना कि अगर उसे पता लग गया तो उस पर क्या गुजरेगी और आपके बारे में वो क्या सोचेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब आजिन जिस मॉल में होती है वहीं पर हमें उसकी वही स्कूल वाली राइवल दिखाई जाती है सियोंग हुई, जो इसको देखकर शौक हो रही होती है। बॉस उसके फैंस उसके साथ पिक्स बनवा रहे होते हैं। ये उसको देखते साथ ही अपनी कस्टमर को छोड़कर उसको वहाँ से जाते हुए देख रही होती है, जिस पर उसे याद आता है कि उसने स्कूल लाइफ में उसके साथ क्या किया था। इसलिए अब उस पर सोशल मीडिया पर बात करने लगती है कि आजिन जैसी दिखती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बुरी इंसान है और मैं उसको स्टैंडर्ड 11 से जानती हूँ। वो एक लड़के को पैसे देकर उससे चोरियां करवाती थी और उसने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे उस स्कूल से ट्रांसफर भी कर दिया गया था सिर्फ आजिन की वजह से। आप लोग कैसे उसको अपनी सेलिब्रिटी मान सकते हो। ये सारी बात आजिन खुद भी पढ़ रही होती है और सीओ तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। जबकि यहाँ जायो भी उसकी इस आर्टिकल को देख रहा होता है, उसे साफ पता लग जाता है कि ये कोई और नहीं है बल्कि सियोंग हुई है। कहने लगता है कि ये अभी तक नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है। जबकि आजिन को उस
उसकी बॉस उससे बुलाकर पूछे लगते है कि ये सब क्या है, तो वो साफ बोल देती है कि ये सब उस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल एक रोल मॉडल थी अपने हाई स्कूल में। तो इसकी बात सुनकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती हूँ, और वैसे भी कुछ लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं और कुछ लोग मेरी साइड ले रहे हैं। वो कमेंट्स काफी अच्छे थे। मुझे तो शाय फील हो रहा था ये कहकर हंसने लगती है। तो वो कहती है कि ये कोई हंसने वाली बात है, जबकि हमें इंकांग दिखाया जाता है जो आज इनको कॉल करके कहता है कि अगर तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारे पास ग्रैंडमा को भेज देता हूँ। तो वो कहने लगती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस मैं सोने लगी हूँ। ये कहकर उसकी कॉल कट कर देती है। अब रात में इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसे बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब नाइटमेयर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी पसीने में भीग जाती है। और जैसे इसकी आंख खुलती है तो ये डोर ओपन करने के लिए जाती है जहाँ पर ग्रैंडमा होती है। तो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप कब से बाइक खड़ी हुई थी, आपको नॉक करना चाहिए था या बेल देनी चाहिए थी। पर ग्रैंडमा उसकी हालत को देखकर उसे चेक करने लगते हो। कहती है कि तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। तबीयत खराब होते इंसान से अकेले सोया भी नहीं चाहता, मुझे बुला लेना चाहिए था। पर उसे तो ग्रैंडमा की फिक्र हो रही होती। तो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आपको तो भाई सर्दी लग रही होगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बूढ़े हो जाओ तो सर्दी बर्दाश्त करनी भी आ जाती है। चलो मैं अंदर तुम्हें कुछ बनाकर खिलाती हूँ। अब उसके सामने वो खाना बनाकर रख देती है और फिर खुद ही उसे खिलाने लगती है। यहाँ तक कि दोनों साथ में ही बेड पर लेट जाती हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे लोग तुम्हारे बारे में जो भी बातें करते, अगर वो बातें सच भी हैं तो तुम्हारी कोई ना कोई वजह होगी जो तुमने ऐसा किया होगा। तो वो ग्रैंडमा से पूछने लगती है कि लोगों के लिए तो मैं बहुत बुरी पर्सन हूँ, पर आपके लिए क्या हूँ। तो वह कहती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट हो, बिल्कुल मेरे बाकी बच्चों जैसी हो, जैसे मेरे लिए इंकांग है, इनमो है, तुम भी बिल्कुल मुझे वैसे ही प्यारी हो। अब सुबह होती है तो ग्रैंडमा जाने लगती है। तो ये ग्रैंडमा को अपने घर का कोड बता देते हैं कि 1005 है, आप ये लगाकर आ जाया करना। इस तरह आपको लास्ट नाइट की तरह बाहर वेट नहीं करना पड़ेगा। ग्रैंडमा भी उसकी बात से खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।